गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। आज समय बहुत है हमारे पास में, क्योंकि अनऑफिशियली कहते हैं ना, छुट्टी हो गई। छुट्टी जो कल होनी थी, खैर इसका हम लोग फायदा उठाएंगे और आप सभी की भी छुट्टियां होंगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं रिमेनिंग पार्ट और ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं ताकि कवर अप हो जाए कंप्लीट। और आज में हम काफी नेटवर्क का पोर्शन कवर कर लेंगे, सिर्फ सिक्योरिटी का पोर्शन रह जाएगा जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने नेटवर्क डिवाइसों का सिलेक्शन कैसे किया जाता है वो किया, केबलिंग जो की जाती है वो कैसे की, और अलॉटमेंट ऑफ आईपी राउटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कैसे किया जाता है वो आप लोगों ने बेसिक आइडिया ले चुके हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने उसको बना भी लिया होगा। राइट, आज हम उसके अगले पार्ट में बढ़ेंगे। उसमें कुछ पॉइंट है, पहले मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले आपका सबसे पहले आपका ये यस ये आप ही का है। ये हमने प्रोजेक्ट जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, लर्निंग कर पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं। एक कैंपस के अंदर कैसे नेटवर्क डिजाइन किया जाता है वो हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने कनेक्शन किया। इसमें आप एक चीज देख पा रहे हैं, मैं आगे बढ़ूं, कुछ पॉइंट होते हैं जो बीच बीच में याद आते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे FA0/0 लिखा है, कंप्यूटर पे देखेंगे FA0 फास्ट इथरनेट 0। तो जो फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है कंप्यूटर के अंदर, जहाँ पे लैन केबल लगाया जाता है, इसको वायरलेस भी बनाने के लिए हम लोग वाईफाई या ब्लूटूथ की मदद ले सकते हैं, वो भी एक तरह का लैन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कंप्यूटर के किस हिस्से में आईपी दिया जाता है, इस पर्टिकुलर पोर्ट पे हम लोग आईपी देते हैं। कभी हम लोग अगर आईपी ट्रेस करें, कोई क्राइम हो जाए या कोई इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, तो आईपी अगर हम ट्रेस करने की बात करेंगे तो हमें जो IMI नंबर या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजिटल आईडी, आपको चूंकि इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट आप में से बहुत ज्यादा हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन ना आज की डेट में मैंडेटरी है, फिक्स है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का जो मेन जो इसका कंटेंट है, जो मेन इसका मदरबोर्ड है, उसका IMI नंबर होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो 48 बिट का होता है। तो IEEE दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि दुनिया में आप कहीं भी किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हो तो ये 48 बिट का जो मैक आईडी कह सकते हैं, इनको मैक आईडी जो होती है, ये इसकी मदद से हम लोग डिवाइसों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये डिवाइस दुनिया के किस कोने में है, किसके पास में है और किस पर्पस के लिए यूज किया गया है, ये सारे चीजें हम लोग इस मैक आईडी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जब हम कंप्यूटर पे इंटरनेट जोड़ते हैं और कंप्यूटर जब सर्च करता है, मान लो कोई क्राइम हो गया या कुछ इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ से हम किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से सर्च करने के चाहते हैं, तो जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है मशीन के किस हिस्से में दिया जाता है, ये फास्ट इथरनेट पोर्ट। ठीक है, तो जो मैक आईडी आता है इस लैन कार्ड का आता है, कंप्यूटर का नहीं आता है। तो एक कंप्यूटर के अंदर लैन कार्ड अपने इच्छा अनुसार आप लगा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आज की डेट में एक लैन कार्ड लगा हुआ आता है। यहाँ पे हम देखते हैं लैन कार्ड इन लैपटॉप, ये लैन कार्ड है, एक लैपटॉप के अंदर देख देते हैं हम। जी, इसको बंद कर लो, इसको बंद करो दरवाजा। ये वाला क्लोज करो ना। हाँ, गूंजेगा नहीं आवाज। अब ठीक है, आवाज अब सही होगी। ये अगर आप देखेंगे तो इसमें जो लैन कार्ड है ये कंप्यूटर्स के अंदर लगे होते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग NIC कार्ड भी बोल सकते हैं, इसको ये फिक्स होता है। लैन पोर्ट लिख देंगे तो इसमें आसानी से आप समझ पाएंगे कि लैन पोर्ट कौन सी बात कर रहा है। ये जो पोर्ट है लैन पोर्ट है, जो भी बाहर अभी आप देख रहे थे जहाँ पे हमने केबल लगाई हुई है। ठीक है, तो जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जो भी IMI नंबर या मशीन की आईडी मिलती है उस पर्टिकुलर लैन की आईडी आती है। तो ये आप होपफुली के कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो जो IP एड्रेस दिया जाता है उस लैन कार्ड का दिया जाता है, ना कि पूरे कंप्यूटर का दिया जाता है। राइट, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आज के इसमें एक चीज और, ये जो बाय डिफॉल्ट
लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है, अगर आप लोगों को जानकारी है तो मैं पूछना चाहूंगा कि ये एक कंप्यूटर में कितने हो सकते हैं। लैन कार्ड आप लोगों ने किसी कंप्यूटर में देखा है, कम से कम कितने हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने लगा सकते हो? कोई जानकारी है? जो भी आपको, एक दो तीन, जो भी आपको समझ में आता है। लैपटॉप तो सभी के पास में होगा। मनीष कह रहे हैं अनलिमिटेड। अनलिमिटेड आपने देखा है। मैंग कह रहे हैं एक। और बाकी लोगों ने? मनीष आपने अनलिमिटेड कब देख लिया? जयदेव 1। ठीक है। नहीं सर, पर उसमें यूज कर सकते थे। वैसे तो मदरबोर्ड पे 3 PCI कार्ड होता है सर, इस पे 3 पे यूज कर सकते हैं नॉर्मल मदरबोर्ड पे, पर उसको USB थ्रू या फिर उसको हब थ्रू उसको और भी लगा सकते हैं उसको। लगा सकते हैं, लेकिन उसका नाम अनलिमिटेड थोड़ी ना हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सर में मैथ, आप चूंकि इंजीनियरिंग बच्चे हैं तो मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपके सर में कितने बाल हैं, फाइनाइट है इनफाइनाइट, तो क्या आंसर देते हैं आप? मनीष, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हेयर में कितने बाल हैं, इनकी संख्या फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो क्या आंसर देते हैं आप? सर काउंट तो नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट फाइनाइट ही होगा ना। बोलेंगे। काउंट नहीं करना एक अलग मैटर है, संख्या तो कहीं ना कहीं निर्धारित होगी ना, फिक्स होगी ना। ठीक है। तो अभी जो मैंने इसलिए बोला कि अभी आपने लिखा अनलिमिटेड, ठीक है ना। अनलिमिटेड यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, पहली चीज तो ये। ठीक है ना, क्योंकि देखिए मैं, आप इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो मेरा काम है कि अगर आप कहीं पे मिसगाइड हो रहे हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं तो मेरा काम है उसको दूर करना। तो मैंने सवाल इसीलिए पूछा कि आपने लिखा इनफाइनाइट या अनलिमिटेड, ठीक है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसकी लिमिटेशंस होती हैं, कहीं ना कहीं जाके रुक जाती हैं। ठीक है। अनलिमिटेड बहुत सोच समझ के, क्योंकि आपके एक छोटे शब्द आपके जीवन बना सकता है, एक छोटा सा वर्ड होता है आपकी पूरी लाइफ बना सकता है। ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य रख के बोलना है, ये जरूर रखिए। आपने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन बोलने के पीछे थोड़ी सी लॉजिक ले आएंगे तो डेफिनेटली आपका जो ईक्यू है कई गुना बेहतर बढ़ जाएगा। ये बस मेरा होम है कहने का, और कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। फाइनाइट हो सकते हैं। आपने एक चीज बहुत सही बोली कि एक से ज्यादा लगाया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, आप इस बात से अवेयर हैं। ठीक है। तो अब ध्यान ध्यान दीजिए, कोई भी लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, बाय डिफॉल्ट आज की डेट में एक तो आता ही है जिसके सारे लोगों ने लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जरूरत पड़ने पर हम एक लैपटॉप के अंदर एक से ज्यादा लगा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक लैपटॉप में, एक नॉर्मल लैपटॉप भी है तो उसमें कम से कम दो पॉसिबल, एक तो आपका लगा होता है तो उसका नॉमिनेचर होता है FA0 बाय डिफॉल्ट। अगर आपने एक एडिशनल लगा दिया तो उसका नॉमिनेचर होगा FA1। ठीक है ना, पहली चीज तो क्लियर हो गई। ये FA0 और FA1 कहाँ आएगा? लैपटॉप या कंप्यूटर में आएगा। ठीक है। उसमें कम से कम एक लगा ही सकते हो, दो भी लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। कई बार लोग कहते हैं कि किसी कंप्यूटर में 4 मिलता है, लोग कहते हैं। तो आपको मैंने पूछा था कि सर्वर आप लोगों ने देखा है, क्वेश्चन किया था, यस या नो? पहले आप ये बताओ, सर्वर के बारे में मैंने कभी क्वेश्चन किया अपने पूरे सेशन के दौरान? साक्षी, यस सर। उसमें हमने क्या बताया था? अगर किया है तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया होगा सर्वर और नॉर्मल कंप्यूटर में क्या डिफरेंट होता है। यस सर। तो सर्वर कंप्यूटर में हर चीज कम से कम ड्यूल मोड में होती है। ड्यूल मोड में होती है। ठीक है। तो सर्वर, अगर कोई कंप्यूटर सर्वर पर्पज के लिए बनाया जाएगा तो हाँ, ये 4 संभव है। आप समझ गए ना, ये 4 कहाँ पॉसिबल है जहां पे सर्वर कंप्यूटर है? 2 आइडल मोड में, 2 फिजिकल मोड में यूज करने के लिए। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट 2 ही होते हैं। ठीक है। अगर सर्वर कंप्यूटर है तो 4 भी पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन नॉमिनेचर की जब बात आएगी तो एट ए टाइम हम जब यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट FA01 यूज होता है, और अल्टरनेट यूज करना हो तो FA1 यूज होता है। ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे नाउ। कुछ कंप्यूटर, कुछ सर्वर, कुछ ऐसे डिवाइसेज होते हैं जो हॉरिजॉन्टल टाइप की होती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरह की होंगी, पूरी रैक वाइज होंगी। इसमें एक हो सकते हैं, सिंगल हो सकता है। कुछ ऐसे होंगे जिसमें बहुत सारे पोर्ट हो सकते हैं, ऐसे ये कुछ डिवाइसेज होते हैं, स्विचेज हैं, जो स्विच में इस तरह की होती हैं। दो भाई, एक काम करते हैं, मैं आपको उसमें दिखाता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। इसमें एक मैं गूगल में सर्च कर लेते हैं।
इंडिया के अंदर ज्यादा आसानी से मिलता है। इसमें डी लिंक स्पीच हमारे यहाँ बहुत चलते हैं, मैं इनको देख लेता हूँ। इमेज, ठीक है। ये हमारे पास जो स्पीचेज हैं, ठीक है ना, इस स्पीच के अंदर आपका ये आप देख रहे हैं, इसमें एक रो है, किसी में दो रो है, ठीक है ना, एक सिंगल रो और किसी में डबल रो भी पॉसिबल है, आप ये देख पा रहे हैं। तो ऐसे ज्यादातर आपको स्पीच में मिलेंगे। और इनका जो नॉमिनेचर होता है, अगर मान लो हमने लाइन केबल लिया और हमने इस वाले पोर्ट में लगा दिया, या किसी ने लाइन केबल लिया इस वाले पोर्ट में लगा दिया, तो इनका नॉमिनेचर कैसे होगा। तो सबसे पहली बात, सिंगल रो है तो पहले रो की डेफिनेशन आती है, इसको बोलते हैं जीरो। और जो भी पोर्ट होता है उनकी नंबरिंग शुरू होती है 0 1 2 3 4 5 ऐसे शुरू होगा, ठीक है। तो अगर मैंने केबल इस वाले में लगाया है तो मैं इसको लिखूंगा इस तरह का, अगर व्यवस्था है तो FA0, ये जो जीरो इस रो की बारे में बात करेगा, फॉरवर्ड स्लैश, और जहां मैं केबल लगाऊंगा 0/0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले 3 नंबर में लगाऊं तो यहाँ पे FA0, ये जो पहला जीरो है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले रो को। यहाँ पे भी जीरो पहले रो को रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्लिक 3 में लगाया तो 0/3 हो जाएगा, ठीक है। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। सपोज करो अगर 2 रो वाला हो तो इसमें एक रो को 0 बोलते हैं और दूसरे रो को हम 1 बोलते हैं, और नंबरिंग बिल्कुल ऐसे ही की जाती है। 0 कई जगह, अब एक और चीज बताऊंगा, 0 1 2 पहले नंबर लिख लेते हैं, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ऐसे मान लीजिए। नीचे में भी नंबरिंग होगी 0 1 2 3 4 और 5। अगर मैं मान लेता हूं कि मैंने केबल यहाँ पे लगा दिया, सपोज करो, इस केस में इसका नॉमिनेचर क्या होगा, FA सबसे पहले कौन से रो में है, यानी 1 होगा, और कहाँ पे लगाया 1/1 हो गया, ठीक है। तो अगर आपने मेरे पॉइंट को पकड़ लिया है तो आप सभी लोग बताएं, अगर मैं केबल इस 4 नंबर पे लगाऊं तो क्या नॉमिनेचर आएगा, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। अगर आपने मेरे पॉइंट को पकड़ लिया है तो अगर मैं केबल 4 नंबर के पोर्ट में लगाऊं तो क्या लगाएगा। साक्षी ने सब, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, ऑल आर माई गेटिंग पॉइंट, ठीक है ना। एक चीज और आपको ध्यान रखना, नॉमिनेचर में इस तरह से हम नॉमिनेचर कर लेते हैं। नॉर्मली जब हम लोग फील्ड में इस्तेमाल करते हैं तो 2 तरह की डिवाइसें ज्यादातर यूज होती हैं, एक तो आपका राउटर, दूसरा स्विच। तो राउटर और स्विच के नॉमिनेचर में हल्का सा डिफरेंस, कॉन्सेप्ट यही है, बस इतना डिफरेंस है। अगर नंबर गिनती 0 से शुरू की गई है वो राउटर कहलाएगा, राउटर की गिनती 0 शुरू होती है, स्विच की गिनती 1 से खैर शुरू करते, स्विच की गिनती 0 से नहीं शुरू करते, ऐसा हम लोग फील्ड में किया है, बाकी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बस इतनी चीज आप याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट हुई है। एक तो ये व्यवस्था होगी। तीसरी चीज ये हो सकती है कि अगर आपके पास में पूरी की पूरी रैक हो, ऐसे भी हो सकता है, एक कंप्यूटर में सिंगल देख लिया, पूरी रैक हो, हॉरिजॉन्टल इस तरह से बना हो, ऐसे भी, और पहले वाले रो में भी इस तरह से डिवाइसें लगी हों, और इसमें भी हम इस तरह से डिवाइड कर रखे हों। कुछ डिवाइसें ऐसे हो सकती हैं इसी तरह से रैक वाइज हो और हॉरिजॉन्टल टाइप का बना हो, इस तरह से वर्टिकल टाइप का हो, 1 2 3, और यहाँ पे रैक लगी हूँ, ऐसे भी पॉसिबल है। ये दुनिया में 3 तरह की डिवाइसें पॉसिबल है, एक कंप्यूटर वाला, एक जिसमें स्लॉट बना हो। तो इसमें भी इसके काम करते हैं, मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा रियल में, तब आपको समझ में आएगा। ये ज्यादातर स्पीच में मिलेंगे आपको। 7609 राउटर को देखते हैं हम लोग, टाइप नहीं हुआ, 76 सिस्को का ही देख लेते हैं, सिस्को 77309, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ये सिस्को के कुछ राउटर्स हैं जिसमें आप इसको देखिए, ये वो राउटर है जो हमारे LTTC के अंदर लगा हुआ है। तो ये वर्टिकल में खड़ा है, इस तरह से लंबाई में खड़ा है, 1 2 3 4 इस तरह से रो। कुछ राउटर ऐसे होंगे जो हॉरिजॉन्टल में होंगे, ये भी 7609 है लेकिन ये हॉरिजॉन्टल में इस तरह से है, ठीक है ना। तो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, होपफुली नाउ आर गेटिंग माय पॉइंट, कुछ राउटर वर्टिकल रो में हो सकते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल, यानी इस तरह की अगर व्यवस्था है तो इस केस में आपका क्या होगा। इस केस में सबसे पहले ये स्लॉट नंबर होता है 0 2, इस तरह से स्लॉट नंबर चलेगा 4, ऐसे यहाँ पे भी नंबर ही होगा 0 1 2 3,
और इसमें जो रो है ये सिंगल केबल भी लग सकते हैं, सिंगल स्विच भी लग सकता है, इससे ज्यादा भी लग सकता है। तो इसमें जो ये वाला रो है इसको हम 0 बोलेंगे और नीचे वाले को हम 1 बोलेंगे, और बाकी नंबरिंग आपकी उसी तरह से होगी 0 1 2 3 4 5 ऐसे शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने अपना केबल, नीचे भी नंबरिंग इसी तरह होगी 0 1 2 3 4, अगर मैंने मान लीजिए केबल मैंने यहाँ लगा दिया 3 नंबर पे, तो यहाँ पे जो नॉमिनेचर होगा एफ ए, ये जो पहला डिजिट लिखा जाएगा ये स्लॉट नंबर लिखा जाएगा 0 दूसरे में कौन से रो में, नीचे वाले रो में 1 और कौन से पोर्ट में 3। दुनिया में 3 तरह के नॉमिनेचर हैं, सिंगल वाला नॉर्मल कंप्यूटर लैपटॉप मिलेगा, डबल रो वाले मिलेंगे, एक सिंगल जो रो होगा वो सिंगल रो भी हो सकता है डबल, तीसरा स्लॉट टाइप का जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यही 3 तरह के नॉमिनेचर पॉसिबल है। तो जहां 3 दिया जाएगा समझ जाना कि इस तरह से पहले स्लॉट के बारे में बात कर रहा है, फिर उसके बाद स्लॉट के अंदर किस रो में बात कर रहा हूँ, किस केबल में। तो फॉर मैं टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि आप मेरे बातों को पकड़ पाए या नहीं, मैं ये जो पॉइंट है 2 नंबर, इसमें अगर मैं केबल लगाऊं चैट में लिख कर बताएं कि इसका नॉमिनेचर क्या होगा। साक्षी ने लिखा 002, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी सभी ने बहुत आसानी से पकड़ लिया, बहुत छोटी सी चीज है, खाली एक बार बताने की जरूरत थी। ऑल आर माई गेटिंग पॉइंट। ओके ठीक है, अब वापस आ जाते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट पे। यस ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं। इसमें हम लोगों ने बेसिक काम किया। क्या काम किया, राउटर को आईपी दे दिया, और हमने कल ये भी कम्युनिकेशन करके भी देखा हम लोगों ने कि जब यहाँ से पैकेट भेजते हैं यहाँ से यहाँ तक तो देखिए सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक भी भेजोगे आईपी अलॉटमेंट है तो देखिए पहली बार हो सकता है कि फेल हो। ये फेल इसलिए हो रहा है कि हो सकता है कि इस वाले पोर्ट में मैंने भी आईपी ना दिया हो, हाँ नहीं दिया इस वजह से फेल हो रहा है। तो मैं इसको पहले आईपी क्लिक करता हूँ कंप्यूटर को और डेस्कटॉप पे जाता हूं और इसको आईपी, इसमें जो आईपी होगा इस वाले नेटवर्क का है, तो इन्हीं के जो आईपी पूल है उन्हीं में से दिया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आईपी देंगे 192.168.2.1। हमने यहाँ इस राउटर के पोर्ट को लगाया तो गेटवे तो 2 से शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे गेटवे 192.168.2.1। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग को अब दोबारा से मैं इसको पैकेट भेजने की कोशिश करता हूं क्योंकि अब दोनों को आईपी दे चुका, दिस इज अ सक्सेसफुल हो गया। अगेन आई ट्राई, दिस इज अ सक्सेसफुल। ठीक है, अगर मैं इस राउटर से इस राउटर के पोर्ट को भेजना चाहूंगा ये भी सक्सेसफुल होना चाहिए, बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। अगर मैं इस राउटर से इस राउटर को भेजूंगा सक्सेसफुल होगा। अगर मैं इस दोनों कंप्यूटरों को भेजूंगा तो भी सक्सेसफुल होगा। अगर मैं इस पीसी से इस राउटर को भेजूंगा सक्सेसफुल होगा, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैंने क्या किया था, कल आईपी अलॉटमेंट किया और एज पर प्लानिंग हम कम्युनिकेशन करके, इसमें हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल भी मैंने कल इंटेलिजेंट और नॉर्मल डिवाइस के बारे में भी हम लोग ने एक्सप्लेन किया था। अब बात आती है, अब अपने कॉलेज में या कैंपस में एक राउटर खरीदें, स्विचेस लगाएं और सारे कंप्यूटरों को जोड़ दें, उनको अपना आईपी अलॉटमेंट कर दें, तो सारे कंप्यूटर अपने कैंपस के अंदर प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए, कोई भी मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब सवाल उठता है, कैंपस की बात तो हो गई, लेकिन अपने कैंपस से निकलकर दूसरे लाइन में या दूसरे नेटवर्क में, कहने का मतलब है ये पूरा एक लाइन हो गया, ये पूरा का पूरा एक लाइन है, एक नेटवर्क हो गया, ये दूसरा नेटवर्क है, और ये दोनों ये जो है कंबाइंड रूप से तीसरा नेटवर्क है। अगर मैं एक से निकलकर 3 में जाऊं या एक से निकलकर 2 में जाऊं, ठीक है, सेम इधर वाला भी आपका है, 2 वाला निकलकर 3 में जाए या 2 वाला निकलकर आपका 1 में जाए, कैसे भी जाए, ठीक है ना। तो अपने नेटवर्क से निकलकर या अपने घर से निकलकर बाहर की दुनिया में अगर आपको जाना है तो आपको रूल रेगुलेशन या प्रोटोकॉल जो भी आप कहें, आप अपने घर के अंदर जैसी मर्जी हो शोर मचाओ तोड़ फाड़ करो, कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही बाहर के दुनिया में कदम रखते हैं तो आपको जो भी बाहर की दुनिया का तौर तरीका है उसको अपनाना पड़ता है, मानना पड़ता है। उसी तरह से अपने कैंपस से बाहर मैं चाहता हूं कि इस कंप्यूटर से पैकेट निकालूं और मैं यहां भेजूं,
या इस कंप्यूटर से निकालकर मैं यहाँ भेजूं, ये भी सफल होना चाहिए। अभी ये सफल नहीं होगा। आपने घर के अंदर कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, सफलता मिल रही थी आपको, सक्सेसफुल आ रहे थे, देखते जाइए सारा सक्सेसफुल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर से निकला, दूसरे घर में गया, ये किसी भी हाल में सक्सेसफुल नहीं होगा। इसके लिए नियम बनाने पड़ेंगे। यहां से निकालकर यहां भेजो, दिस इज द फेल। तो घर से बाहर निकलकर दुनिया के बाहर किसी भी और जगह या और नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए हम लोग नियम रेगुलेशन बनाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। कुछ भी कह लो, टेक्निकल भाषा में रूल, रेगुलेशन, और आपके नेटवर्क की दुनिया में हम लोग इसको राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं, प्रोटोकॉल। और नियम अलग अलग हो सकते हैं। कुछ नियम के नाम मैं लिख रहा हूं। स्टैटिक, सारे नियम अभी वन बाय वन एक दो बताऊंगा ही। डायनेमिक, डायनेमिक में इंडिया के अंदर दो पॉपुलर नियम हैं, एक है रिप और ऑप्शन बी में लिख सकता हूं OSPF, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और भी मोस्ट पॉपुलर राउटिंग प्रोटोकॉल है BGP, आपका जो नेक्स्ट है आपका MPLS, और लास्ट है आपका एक और मैं लिखता हूं IGRP, ठीक है। ये इस तरह से न जाने कितने नियम हैं, कम से कम 40 नियम तो मुझे मालूम है। लेकिन अभी मैंने जो आपको स्क्रीन पे लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, ये नॉर्मली यूज होते ही होते हैं, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, BGP, MPLS, IG, ये तो बाय डिफॉल्ट यूज होते ही हैं और तुरंत आपको समझ में भी आ जाएगा और आपका दिमाग भी अब काम करेगा जब इस चीज को आप समझ पाएंगे। तो ये नियम के नाम है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करेंगे स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। ये राउटिंग प्रोटोकॉल कहाँ यूज किया जाता है? पहली बात, इसका नाम स्टैटिक क्यों रखा गया? बहुत आसान है। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूंगा। आप सभी लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर आप में से तो कोई SCRA सेलेक्टेड तो नहीं होगा, कोई है SCRA सिलेक्शन से, या मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज का कोई स्टूडेंट है इस ग्रुप में? यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई है नहीं। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज जो SCRA होते हैं, पूरे इंडिया 21 सीट होती है। वो बेसिकली जॉब ही होता है एक तरह का, रेलवे अप्रेंटिसशिप बोर्ड में भेजते हुए मिलिट्री में भेजा जाता है। तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए और मेरा भी सिलेक्शन मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए, तो डेफिनेटली जब आप किसी मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन करेंगे, एक तो आपने जहाँ पढ़ाई किया हो तो आपके कहानी तो आपको मालूम है, लेकिन जैसे ही अगर आप मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन करते, तो उस समय मेरे भी मान लीजिए मैं भी आपके साथ ज्वाइन कर लेता हूं और आपने भी ज्वाइन किया सेम कॉलेज में, तो इंटरमीडिएट करने के बाद ही इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है। तो इंटरमीडिएट में मान लीजिए मेरे पास में 10 बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, खास फ्रेंड हैं इंटरमीडिएट के दौरान, और आपके भी 10 काफी क्लोज और फास्ट फ्रेंड हैं। लेकिन जैसे ही मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन करूंगा, तो जो आपका कॉलेज का जो भी प्रोफेसर है या जो भी आपका बैच इंचार्ज है, आएगा अपने मिलिट्री स्टाइल में, पहले दिन इंस्ट्रक्शन जारी कर देगा। क्या कहेगा? ये जो क्लास में 30 बच्चों ने आज एडमिशन लिया है, आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुने। अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो यहाँ पढ़ाई करें, नहीं तो दुनिया में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ा है, आप जाके पढ़ सकते हैं कहीं भी। पहला नियम, इस कैंपस के बाहर आपके आज के पहले जितने भी यारी दोस्त थे सबको भूल जाए। वो अब आपके यार नहीं रहे, ना दोस्त रहे, वो कैंपस के बाहर है। कभी लौटेंगे, कभी आपको छुट्टी मिलेगी, तब आप उनसे बात कर पाएंगे। जितने भी यार दोस्त होंगे आपके, ये जो 30 का क्लासरूम के लोग हैं ना, यही हैं आपके। इसके बाहर इनसे आप दोस्ती निभा लीजिए या दुश्मनी निभा लीजिए, ये आपकी मर्जी है। तीसरा, आप घर परिवार पे भी अगर आपको बात करना है तो उसके लिए मैं परमिशन दूंगा, मैं टाइम निर्धारित करूंगा, या जो भी हमारा टाइम निर्धारित है आप उसी में ही बात कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर मान लीजिए आप गाजियाबाद में, मैं मान लेता हूं कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, और आपका एडमिशन यहाँ है। गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए हमारे पास
अलग अलग रास्ते हैं, बाया मोहन नगर, बाया NH24, बाया राजनगर एक्सटेंशन। ठीक है, तो अगर किसी काम की वजह से मुझे दिल्ली जाना भी पड़े, ठीक है, तो वो जो क्लास का बैच इंचार्ज है कहेगा पहले तो आपको जाना नहीं है, लेकिन अगर आपको जाना भी पड़े तो कब जाना है और इन तीनों रास्तों में से किस रास्ते से जाना वो भी मैं बताऊंगा। अगेन आई रिपीट, अगर आप मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन करते तो पुराना आपका जो भी रिलेशन है खत्म हो जाता। दूसरा, आपके यार दोस्त जो क्लास में है उन्हीं लोगों से आपको रखनी है। अननेसेसरी आप किसी से भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, चाहे आप वो आपके पेरेंट ही क्यों ना हो। चौथी चीज है, जब आप यहाँ से बाहर आपको कहीं मूवमेंट करना होगा, उसका क्या पाथ होगा, कब जाना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो जो क्लास में 30 बच्चे हैं ना बाउंड हो गए, इन्हें बोलते हैं स्टैटिक, क्या बोलते हैं, बाउंडेशन के अंदर में आ गए। परमिशन मिल रही है, काम करने को मिल रहा है, जाने को मिल रहा है, सब करने को मिलेगा, लेकिन वो एक सुपरविजन के अंदर मिलेगा, एक बाउंडेशन। दिस इज स्टैटिक। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल यानी जो आपका कॉलेज कैंपस के अंदर जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, अगर ये जो जितने भी हमने यहाँ बनाया इस कंप्यूटर लैपटॉप है, इन सबको कम्युनिकेशन करना है, बाहर जाना है, तो मिलिट्री स्टाइल को अगर फॉलो करेगा तो आप कहोगे स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। अगेन आई रिपीट, अगर ये जितने भी हैं एज ए मिलिट्री स्टाइल में अगर स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल करे। और इंडिया के अंदर ये नियम किन किन जगहों पे लगाए जाते हैं, जितने भी शहर में कैंट एरिया हैं, शहरों में कैंट एरिया है, ठीक है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, भारत श्रीलंका का बॉर्डर है, जितने भी बॉर्डर एरिया है जहां पे ऐसे नहीं कि कुछ भी भेज दोगे कम्युनिकेशन, वो सब निगरानी में होता है, एक एक पाथ का मूवमेंट होता है, कब कम्युनिकेशन कराया जाता है, इन सबकी जानकारी होती है। तो ऐसे एरिया में ये नियम लगाया जाता है स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। अब लगाएंगे कैसे, पहले हम इसको देख लेते, फिर हम डायनेमिक की बात करेंगे। अभी हमारा जो डायग्राम है वो इस तरह का कुछ है, एक राउटर ये है, एक राउटर आपका ये है, ठीक है, और ये पहला नेटवर्क बना रखा मैंने, इसको दूसरा नेटवर्क नाम दे रखा और मैंने इसको तीसरा नेटवर्क नाम देखा। ये जो राउटर है एक स्टूडेंट है, राउटर को क्या ट्रीट करेंगे, राउटर एवरीथिंग इज वेरी वेल, सुपर कंप्यूटर हर चीज कर सकता है, लेकिन वो एज ए स्टूडेंट ही रहता है, इसको आप स्टूडेंट समझिए, ठीक है। और यहाँ पे एक कर्नल है जिस राउटर को मैनेज करने वाला जो इंजीनियर है, ठीक है ना, ये इसको इंस्ट्रक्शन देगा तभी जा सकता है। राउटर पावर सप्लाई यहाँ में हेलो पैकेट भेज के उसको मालूम है कि बगल में 2 भी है, 3 भी और 1 भी, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं करेगा जब तक ये इसका इंस्ट्रक्शन इसको परमिट ना कर दे। तो ये इस राउटर को कहेगा हे राउटर। अब देखें ये जो राउटर है, राउटर नंबर ए लिख देता हूं यहाँ पे, इसको राउटर बी लिख देता हूं। ये राउटर 1 और 3 से तो सीधा जुड़ा है, तो इसके अपने घर की बात हो गई। ये राउटर जो है किससे नहीं जुड़ा है, 2 से नहीं जुड़ा है, जो ए राउटर है वो 2 से नहीं जुड़ा है। इसी प्रकार जो बी है 3 नंबर और 2 नंबर से सीधा जुड़ा है, किससे नहीं जुड़ा है, ये 1 नंबर से नहीं जुड़ा है। कहने का मतलब है राउटर ए के लिए अनजान नेटवर्क कौन सा है, 2, और राउटर बी के लिए अनजान नेटवर्क कौन सा है, 1। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इस राउटर को परमिट करेगा, इस अनजान राउटर के नेटवर्क में जाओगे और किस रास्ते से जाओगे मैं तब ये मूवमेंट करेगा, ठीक है। कैसे, मैं इस राउटर को लिखूंगा हे राउटर तुम्हें जाना है, तो मैं लिखूंगा आईपी राउट, तुम्हें जाना है, कहां जाना है, नेटवर्क 2 में जाना है, नेटवर्क 2। तो यहां पे हमें पूरा लिखना पड़ेगा 192.168.2.0। नेटवर्क आईडी क्या है, उस एरिया की पहचान उसके नेटवर्क आईडी से होती है, बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, सबनेट के साथ, ठीक है। 2 चीजें मैं बोल रहा हूं हे राउटर, ये या राउटर ए को इंस्ट्रक्ट दे रहा है हे राउटर तुम्हें राउट होना है, जाना है इस नेटवर्क में, किस रास्ते से, घर से निकलने का रास्ता सबको मालूम होता है, यहां घुसने का इस नाम में एक ही रास्ता यहां पे दिख रहा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 192.168.3.2। बहुत ही आसान तरीके से मैंने एज ए इंस्ट्रक्टर इस राउटर को डायरेक्ट किया, राउटर तुम्हें जाना है इस नेटवर्क में,
इस रास्ते से। यहाँ चूंकि एक ही रास्ता था, हो सकता था कि हमारे नेटवर्क के अंदर और भी एक राउटर लगा हो, सपोज करो ये भी राउटर लगा हो, और यहां से होते हुए फिर यहां से होते हुए। तो अगर आप कहते हो नहीं इधर से नहीं जाना है, इस पोर्ट से जाना है, तो यहाँ पे जो पोर्ट लिखोगे वो उससे ही जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए बोला, मैंने कहा 3 रास्ता है लेकिन जाना इस रास्ते से है तो उसी रास्ते से जाएगा। ठीक है, तो होपफुली की एक रफ आइडिया आपके माइंड में आ गया होगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं इस राउटर के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर जाने के लिए इंस्ट्रक्ट करूंगा। जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा। क्लिक हियर, एंटर प्रेस करता हूं। अभी यूजर मोड में है, कल हम लोग बात किए थे इनेबल कॉन्टी। अब मैं इस राउटर को बोलूंगा, हे राउटर तुम्हें जाना है किसमें, इसमें। तो यहां पे लिखूंगा आईपी राउट, कहां पे जाना है 192.168.2.0 में जाना है, सबनेट के साथ। पूरी आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी मुझे, और किस रास्ते से जाना है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ये वाला जो पोर्ट है 192.168.3.2 और इंटर प्रेस कर देता हूं। जो भी काम करेंगे सेविंग करना अनिवार्य है। डू राइट सेव करने के लिए होता है, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं। ठीक है, अब मैं इस राउटर को बोलूंगा, ये अब वही हो गया ना, यहां से तो आपने कह दिया, यहां गया और यहां पहुंच गया, लेकिन जैसे निकलेंगे ये राउटर मना कर देगा, कहेगा नहीं मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं क्यों भेजूंगा वापस, जाने का था परमिट कर दिया, निकलने का भी परमिशन चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही मैं इस राउटर को भी, जो आपका ये वाला जो राउटर, इसको भी परमिट करूंगा। इसको भी क्लिक करें, क्लियर कर देते हैं, इसको भी क्लिक करेंगे और इस राउटर को भी बिल्कुल वैसे ही बोलूंगा इस नेटवर्क में जाना है। अभी यूजर मोड में है तो इनेबल करता हूं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आते हैं, आईपी राउट, इस राउटर को बोल रहा हूं आईएसपी वाले को, इस नेटवर्क में भी जाना है 192.168.1.0.255.255.0। किस रास्ते से, ये वाला जो रास्ता है उससे जाना है 192.168.3.1। ठीक है ना, डू राइट और एग्जिट कर देंगे। हुआ क्या कि मैंने अपने दोनों राउटर को परमिट कर दिया, इधर से उधर जाओ, उधर से इधर जाओ। अब पैकेट भेज के देखते हैं। अब इससे यहां भी अब फेल नहीं होगा, दैट इज सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि हमने इसको परमिट कर दिया राउटर में जाने का। और इधर भी देखेंगे ये भी सक्सेसफुल हो गया। देखिए कैसे फटाफट हो रहा है। पहली बार में हो सकता है कि फेल हो, लेकिन दोबारा ट्राई करेंगे तो दे विल बी सक्सेसफुल। भी सक्सेसफुल हो गया आपका, अगर आईपी एड्रेस अलॉट कर रखा है। ठीक है, तो ये था स्टैटिक राउटिंग। इन राउटिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इन राउटिंग का प्रयोग करते हैं उन एरिया में जहां पे हमें सिक्योरिटी कंसर्न होता है। ठीक है, तो ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। सब लोग समझ में आया कि कैसे हम परमिट करते हैं तभी आप जा सकते हैं, ऐसे नहीं कोई भी कहीं भी कोई कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब आता है आम पब्लिक, हम और आप, हम भी तो किसी न किसी राउटर के नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, हम भी न किसी लाइन का पार्ट है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अब। ठीक है ना, जब इतने दिन से हम बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में आ गई हम भी किसी न किसी लाइन का ही पार्ट है। हो सकता है कि मेरा जो राउटर है टेलीफोन एक्सचेंज में रखा हो, ठीक है, बट वी आर ऑल द पार्ट ऑफ द लैंड। तो आज के जमाने में अगर मैं आप तक कम्युनिकेट कर रहा हूं या आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक आम पब्लिक कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, या शहर का जो नॉर्मल एरिया जहां पे ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न की जरूरत नहीं है, वहां पे कैसे कौन सी प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। पहली बात, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में आपने देखा इसमें कहां जाना है और किस रास्ते से जाना है, इसकी वजह से कमांड करना, हैंडल करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पहला ड्रॉबैक तो ये हो जाता है कि कॉम्प्लिकेटेड है। इजिली अगर मेरे पास राउटर की संख्या बढ़ा दी जाए, सपोज करो यहीं पे मैं 2 की जगह 3 राउटर कर दूं, ठीक है, और मैं कहूं कि अप्लाई करो, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा इस राउटर में भी भाई एक नेटवर्क और हो गया, 4 हो गया, 2 नेटवर्क बढ़े ना जैसे बढ़ा, तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जैसे जैसे राउटर की संख्या बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ कमांड और दिमाग का कहते हैं ना दही ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, और इसमें स्लो मोशन में कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि इसमें पहले जाना है, रास्ता देखना है, पोर्ट देखना है,
4 रास्ते हैं तो किस रास्ते से जाना है, डेफिनेटली इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। लेकिन कुछ एरिया है जहाँ पे हमें इसको तो करना ही पड़ता है, बॉर्डर एरिया हुआ, शहरों के अंदर कैंट एरिया हुआ, या ऐसी लोकेशन जहाँ पे हमें ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है। ठीक है। नंबर 2, अगला जो है हम और आम पब्लिक, तो दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज भी देख लेते हैं। दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? जहां आप और हम लोग पढ़ाई करके हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं पढ़ के आ गया हूं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा इसको भी समझे तब मैं आगे उसको बताता हूँ। इसमें ये होगा, मेरे भी इंटर में 10 फ्रेंड हैं, आपके भी 10 फ्रेंड हैं, हमने सेम कॉलेज में ज्वाइन कर लिया जहाँ पे स्टैटिक वाला, मिलिट्री वाला नहीं, जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज था। कुछ रूल रेगुलेशन वहां पे भी होंगे, लेकिन वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है जैसे कि अभी आप लोग जहाँ पढ़ रहे हैं। कुछ समय के बाद मैंने अपने कॉलेज में अपने 10 जो मेरे गहरे दोस्त थे इंटरमीडिएट के, उन्हें बुलाया, और आपने भी अपने 10 दोस्तों को मिलाया, और हम लोगों ने उन 10 दोस्तों को भी आपस में मिलवा दिया। भाई मेरा बहुत बढ़िया फ्रेंड है, मेरा बहुत, मिलवा दिया। जो मेरे दोस्त थे उनके भी दोस्त हो सकते हैं, उनके भी दोस्त हो सकते हैं, दोस्तों के दोस्त। तो इसमें चूंकि हमने बाउंड नहीं थे हम लोग, तो हमने जब मिलवाया तो एक के बाद दूसरे से चैनल बनती चली जाती है। कुछ समय बाद रियलाइज होगा यार हमने तो इनका मिलवाया था, लेकिन अब ये उससे ज्यादा उन दोनों में गहरी दोस्ती होगी। ऐसा होता होगा, आपके साथ भी हो सकता है, लाइफ एक्सपीरियंस हो कि भाई हमारी दोस्ती पहले बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उन दोनों मिलवा दिया तो वो दोनों हो गए गहरे, हमारा तो हो गया पट्टा कट गया। ठीक है, ऐसा चलता है। इसमें अपने आदमी को परमिट कर दो, जिससे चाहो दोस्ती कर लो, कोई बाउंड्री नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक। और डायनेमिक 2 तरीके से हैं। एक हमने अभी आपको दोबारा आते हैं, लिखा था मैंने, एक रिप और दूसरा ओएसपीएफ। ये आम पब्लिक के लिए यूज किया जाता है। स्टैटिक में क्या होता है कि स्लो हो जाता है। दूसरा, नंबर ऑफ राउटर जो है, 5 राउटर से ऊपर राउटरों के बीच में हम एक कम्युनिकेशन नहीं के बराबर कराते हैं, नहीं तो फेलियर रेट ज्यादा हो जाता है। जब ट्रैफिक बढ़ता है तो आपस में कम्युनिकेशन फेल होने की जो रेट है बहुत ज्यादा और डिले होता है। तो ये सिर्फ सिक्योर प्लेस जहां पे जरूरत है वहीं पे यूज करते हैं। दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल है डायनेमिक, जो आम पब्लिक के लिए यूज किया जाता है। इसमें भी कई तरह है। इंडिया के अंदर रिप और ओएसपीएफ 2 मोस्ट पॉपुलर राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वह दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज वाले का हिसाब है। ठीक है, तो इसको मैं भी समझाता हूं। इसमें भी एक राउटर ये है, दूसरा राउटर आपका ये है जो अभी हमने बनाया है, और सेम बना देते हैं। ये पहला नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, और ये तीसरा नेटवर्क है। ठीक है, ये राउटर को मैनेज करने वाला इंस्ट्रक्टर है या जो भी इंजीनियर है। ठीक है, ये स्टूडेंट है। इतनी बात हमने भी डिस्कस किया था। अब इसमें 2 तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, रिप है और दूसरा हमारा ओएसपीएफ है। दोनों ही यूज होते हैं। रिलायंस कंप्लीटली ओएसपीएफ यूज कर रहा था, लेकिन पेनाल्टी लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वापस आ गया वो भी लाइन पे। ठीक है, ओएसपीएफ में इस बात से कोई भी कंट्रोल नहीं होता कि किस रास्ते से घूमकर मेरी बात आप तक जा रही है, जो पता करना कठिन काम है। रीप में नंबर ऑफ जो राउटर्स होते हैं, मैक्सिमम 12 राउटर में हम यूज कर सकते हैं। ओएसपीएफ में जो मनीष की बात है कि नंबर ऑफ राउटर अनलिमिटेड हो सकता है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है। दूसरे वाले में रीप का मतलब होता है, अगर अपने पर्सनल लाइफ में बात करें तो इस शब्द आप लोग यूज भी करते होंगे। अगर किसी का अनहोनी हो जाती है तो हम लोग कहते हैं ना रेस्ट इन पेस, तो वो भी आप समझ सकते हो, इसका बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा मजाकिया तरीके से करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो बिल्कुल बिहेवियर ओएसपीएफ भी है जिसमें नंबर ऑफ राउटर लिमिटेड होता है। वो मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, मैं उसका जॉब एड शेयर कर दूंगा अगर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंप्यूटर एल्गोरिदम आ जाता है, तो हो सकता है आपको थोड़ा समझने में कठिनाई हो, लेकिन आप रिप में आप तुरंत समझ जाएंगे कि उसमें भी होगा क्या। ठीक है, तो मैं इस राउटर को अब ये देखिए परमिट करूंगा, इसको आजाद करूंगा। अब ये जो राउटर है 3 नंबर से जुड़ा हुआ है और 1 नंबर से जुड़ा हुआ था, ये दोनों 3 और 1 इसके अपने घर का बात हो गया। और ये जो राउटर है आपका ए के लिए तो ये हो गया 3 और 1 और 2, 1 और 3, और राउटर बी के लिए 3 और 2 जो डायरेक्ट जुड़े हैं क्योंकि इसके अपने हैं। इसके लिए अनजान क्या 1 नंबर, इस ए के लिए अनजान 2 नंबर।
तो मैं एज ए इंस्ट्रक्टर इस राउटर को कहूंगा हे राउटर तुम आजाद, इसको मैं फ्रीडम दूंगा। स्टैटिक में मैं बाउंड कर रहा था, यहाँ पे मैं उसको आजादी दूंगा। हे राउटर, इसको लिखो राउटर रिप, हे राउटर तुम आजाद हुए, तुम भूत बन गए। समझ में आया ना? अब भूत बन गए तो कहीं भी जा सकते हो, कोई बाउंड्री नहीं। किस किस को भूत, लेकिन आजादी भी एक लिमिटेशन तक ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इतनी आजादी कर दो, दोस्ती करनी थी केवल इंडियन के बीच में, जाके आपने पाकिस्तानी चाइनीज जो भी है सबसे दोस्ती करने लगे। नहीं, उनसे रिलेशन हो सकता है, दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती केवल आप अपने ही ग्रुप में करें, तभी आपका दोस्त होना सफल होगा। ठीक है, राउटर रिप। तो नेक्स्ट लाइन करेंगे वर्जन 2, अपने जैसे लोगों के बीच में दोस्ती करना है। दो तरह के वर्जन इंडिया में यूज होता है, वर्जन 1 और वर्जन 2। वर्जन 1 जो होता है वो नॉर्मली प्राइवेट ऑपरेटर यूज करते हैं, वर्जन 2 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। मैंने ये जॉब एड जो आपको ये जो मैंने शेयर किया है पैकेट ट्रेसर, ये वर्जन 2 को सपोर्ट करता है। अगर आप कहीं से डाउनलोड भी कर रहे हैं वो भी वर्जन 2 को सपोर्ट करता है। वर्जन 1 लाइसेंस वर्जन में आपको मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल अब राउटर ने कहा ओके मैं आजाद हूं। अब इसमें 2 नेटवर्क हैं, जिन जिन को बोलोगे बाहर की दुनिया में किससे जुड़ा कोई लेना देना नहीं। तो मैं यहाँ पे जो भी नेटवर्क है, एक नेटवर्क 1 यहाँ पे लिख सकता हूं। ठीक है, दूसरा मैं लिख सकता हूं नेटवर्क, नेक्स्ट लाइन में नेटवर्क 3, और जो भी काम करेंगे डू राइट कर देंगे। ठीक है ना? अगर मेरे पास में यहां पर सपोज करो यहाँ पे और भी पोर्ट होते, मान लो यहाँ पोर्ट हो जाते एक और 4 नंबर भी होता और 5 नंबर भी होता, तो मैं जिन जिन को परमिट करता वही आता, किसी को नहीं करता तो वो आजादी उसको नहीं मिलती। ठीक है, सेम इधर भी करेंगे। इस काम को हम करके देखते हैं, वापस आते हैं प्रैक्टिकली। अब मैं इस पे तो ऑलरेडी मैंने एक नियम लगा रखा है जिससे कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी हम लोग कर पा रहे हैं। तो भाई नियम तो एक ही लग सकता है ना, या तो मिलिट्री वाला लगा लो या तो वो लगा लो। ठीक है, तो मुझे इस नियम को हटा, नियम नहीं लगा होता तो मैं सीधा राउटर में जाता और कहता चल भाई राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 ओके। लेकिन यहाँ नियम लगा हुआ है तो पहले मुझे नियम हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं फर्दर कोई काम कर सकता हूं। तो नियम हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं पहले इस पे बात करूंगा कि ये जो राउटर है इसकी खासियत है जो आप लोग हमेशा याद रखेंगे। इसमें जो कमांड दे के हम लोग यूज करते हैं, अगर आपसे ये भी हो सकता है, मैंने कहा ना पावर सप्लाई ऑन करने के लिए आपने क्या किया था, नो शट डाउन। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता था कि सर अगर बंद करना हो तो सिर्फ नो शब्दों का हेरा फेरी है, बंद करना है तो शट डाउन लिख दोगे तो बंद हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है जैसे राउटर है, इस राउटर में मैंने बनाया ऐसे, यही तो किया था बनाने के लिए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और मैं नीचे आ जाता। तो हटाने के लिए सिर्फ आगे नो शब्द लिखना, बाकी सारे लाइन वही लिखनी है, अपने आप हट जाएगा। तो पहले मैं यूजर मोड में, तो दोबारा से इनेबल कॉन्फ में आ जाता हूं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नो, और जिससे मैंने बनाया था, यही बनाया था ना आईपी राउट, उन्हें लिखूंगा और मैं इंटर प्रेस कर दूंगा और डू राइट कर देता हूं। ठीक है, तो इसमें वो नियम हट गया। अगर मैं यहाँ पैकेट लेकर यहाँ भेजने की कोशिश करूंगा, ये फेल होगा, कैसे भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे तो नियम है अभी, लेकिन यहाँ पे मैंने हटा दिया। ठीक है, तो ये निकलेगा ही नहीं। तो ऐसे इस राउटर के भी अंदर जाएंगे, नियम हटाएंगे पहले, इनेबल कॉन्टी नो, जो भी मैंने बनाया था ऊपर है तो कॉपी कर लेते, टाइम बचेगा, इसको यहाँ से कॉपी कर ले। रियल में तो टाइप ही करना पड़ता है, याद नहीं रहता। ठीक है ना, तो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, हटा देते हैं। दोनों तरफ से मैंने पुराने नियम को हटाया, नया लगाना है। अब वापस आ जाता है इस राउटर पे, हम नया रूल लगाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, हे राउटर तुम आजाद हुए, राउटर रिप अपने जैसे लोगों के बीच में वर्जन 2, कौन कौन सा नेटवर्क, 1.0 और 3.0 दो हैं। तो यहाँ लिखोगे नेटवर्क 192.168.1.0। यहाँ सबनेट लिखने की जरूरत नहीं है, अपने घर में हमें सबनेट की जानकारी होती है, तो इसलिए प्रोग्रामिंग जब बनाते हैं उसी अकॉर्डिंगली हम लोग कर लेते हैं। और दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे 3.0 और डू राइट कर देंगे। ठीक है ना, हमने अब इसको फ्रीडम दे दिया। अब ऐसे इधर वाले राउटर को फ्रीडम देना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, तो लिखेंगे राउटर रिप वर्जन 2
नेटवर्क 192.168.2.0, ये 2.0 है और 3.0 कॉमन है, तो मैं दोनों में 3.0 भी कर देता हूँ, दो राइट। ठीक है, अब दोनों हो गए, दोनों को परमिट कर दिया। अब देखो क्या होता है, बिना देर किए बहुत तेजी से ये कम्युनिकेट करने लगा। इसमें बहुत ज्यादा फ्रीडम होता है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये है राउटिंग प्रोटोकॉल। इस तरह से अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल बनाए गए। ये जो मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल बताए विद इन ए कंपनी, यानी रिलायंस के अंदर ही रिलायंस कस्टमर के लिए, बीएसएनएल के अंदर बीएसएनएल कस्टमर के लिए। जब कंपनी बदलेगा तो बीजेपी होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। समझ में आ गया ना, जो मैंने प्रोटोकॉल सारे लिख रहे थे यहाँ पे शुरू में कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। एक वापस आ जाइए, अगर मैंने डिलीट नहीं किया हुआ तो मिलेगा आपको, हटा रखा है मैंने। एक बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है कि अगर मैं अपना आपको जूम में यहाँ चला रहा हूं, मैं अपने जूम बीएसएनएल पे चला रहा हूं, आपका जूम हो सकता है जियो पे चल रहा हो, एयरटेल पे चल रहा हो, या किसी और कंपनी पे चल रहा हो, तो मेरा राउटर तो बीएसएनएल का हो गया, आपका राउटर एयरटेल या जियो का हो गया। तो जब कंपनी बदल गया तो उस केस में बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है। और वो क्या होगा, शहर का एक मेन एक्सचेंज होता है, तो एक मेन राउटर बनाया गया, सब उस पे जाते हैं, फिर वो कंपनी बीजेपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल पे लगता है। अगला है एमपीएलएस, बता समझाने के लिए समझा रहा हूं। एमपीएलएस क्या है, जब इंडिया से बाहर जाने की बात हो जाए एमपीएलएस प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। ठीक है ना, जो मेन लाइन है ना राउटर की, जिसमें मैं इस पे आप कभी कोई एमपीएलएस डायग्राम भी बोलते हैं, आपको शायद दिखाया था, नहीं ये देखते हैं राउटर के बारे में थोड़ा सा मैंने डाटा कम्युनिकेशन का जो वो है उसमें देख लेते हैं। हाँ पूछ लीजिए, पूछिए। सर जैसे स्टैटिक प्रोटोकॉल होता है उसमें अगर मैक्सिमम 5 लगा सकते हैं, हाँ तो हाँ अगर हमारा नेटवर्क 5 को क्रॉस करके जाना होगा, 5 फॉलो करके जाना होगा, तो हमको 5 के पाथ मेंशन करने पड़ेंगे उसमें। हाँ, एक उसका एक कमांड लंबा हो जाएगा मतलब। उतना तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको केवल बॉर्डर पे यूज, लेकिन जरूरी है कि वहां पे हमारा हर एक कम्युनिकेशन का जो पाथ है वो हमें बिल्कुल मालूम होना चाहिए। और ठीक है, सर जैसे स्विच में आपने बताया था 2 कॉन्फ़िगरेशन, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन की मतलब कुछ डिफरेंस होता है कि किस किस फील्ड के नहीं लिए वो कंपनी का शौकिया है, कोई डिजाइन ऐसे बनाता है, कोई ऐसे बनाता है। तो उसमें कोई एडवांटेज नहीं कोई डिसएडवांटेज? एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है, कंपनी का शौक है वो। ठीक है ना, कंपनी जैसा चाहे बना दे, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो एमपीएलएस राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो एक डायग्राम में आपको दिखाया था, एक मिनट, ये जो नेटवर्क है, जो मेन नेटवर्क है, अभी आपको मैंने जब डिस्कस किया था, इसको हम लोग देखो एक नाम और दे रखा है, ये जो कोर नेटवर्क है इसको हम लोग आईपीएमपीएलएस कोर नेटवर्क बोलते हैं। यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री की जब बात होती है तो यहाँ पे जो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होता है एमपीएलएस। इसीलिए कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कि अपना खोल दिया और तुरंत कहीं भी कम्युनिकेशन कर लेगा, नहीं, सबके लिए नियम बनाया गया। और एमपीएलएस कंट्रोल कौन करता है, कंपनी पहले अपने आप में भी बनाती है कुछ पीपीपी मॉडल। मैंने बोला था कि ये जो राउटर है ये मैनेज बाय द बीएसएनएल, आइदर मैनेज बाय द पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे यूज होता है। ठीक है ना, तो कंपनी का अपना भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बारे में बात आएगी तो इसीलिए यहाँ पे पूरा परमिशन लिया जाता है कि आप बाहर की दुनिया में कम्युनिकेट करा रहे हो। ठीक है, तो थोड़ी बहुत आइडिया लग गया होगा। अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में चल रहा हूँ आपका, इसमें अगर किसी को कोई और मन में डाउट आ रहा हो तो पूछिए, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब इसी में इसको मैं सेव कर लेता हूँ, होपफुली कि आप लोग बना लेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने समझ रहे होंगे कि ये राउटर का इस्तेमाल किया जा रहा है कैंपस के अंदर, कैसे पूरा वो बनाया जाता है, कौन के प्रोटोकॉल यूज किए जा रहे हैं, जरूरत के हिसाब से यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ईशान गुड आफ्टरनून होने को है। ठीक है, चलो बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। चलिए, एक चीज और है, आपको पिछले 2-3 दिन से जब हम लोग बात कर रहे हैं या जब से मैं शुरू किया, तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे जरूरी चीज होता है, इन डिवाइसों पर कम से कम आईपी एड्रेस होना चाहिए।
रियल में हम सब लोग इंटरनेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, उनको आईपी एड्रेस दिया गया है, उसके बाद ही आप इंटरनेट कर पा रहे हो। लेकिन हकीकत में हम में से कोई आईपी आदमी कोई भी आईपी एड्रेस नहीं डालता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क के अंदर ऐसी व्यवस्था है जो ऑटोमेटिकली हमारे इन कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप को आईपी दे रहा है। अगेन आई रिपीट, यस मनीष। सर मनीष, जैसे बैंक हाँ में सर बैंक में जो नेटवर्क यूज करते हैं सर, हाँ हाँ, सर तो उसमें तो ये स्टैटिक ही यूज करते होंगे ना सर? मैं नहीं, और भी प्रोटोकॉल्स हैं एमपीएलएस में ना, बैकएंड पे। सर सर हाँ, क्योंकि हमारा इंटरनेट तो हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन वो बोलते हैं कि देखो एक कंपनी, जैसे सर मैं वो बोलते हैं कि उनका सर्वर चला गया। सर्वर चलाए, नेटवर्क लिंक तो कहीं भी डाउन हो सकता है ना, दुनिया में इतने सारे वो हैं, लिंक तो कहीं भी डाउन हो सकता है। कोई भी राउटर फेल हो जाएगा तो लिंक डाउन होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आपकी ये बात सही है कि जैसे आपके कैंपस में कोई एक राउटर लगाया जाएगा और कैंपस से जो भी आईएसपी है, जैसे ये यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये राउटर लगा और ये भी आईएसपी है, तो कोशिश ये होती है कि यहाँ से यहाँ तक की जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो स्टैटिक किया जाए, ताकि हमें बीच में किसी भी तरह का कोई वो ना हो, हैकिंग होने की संभावना ना हो, पाथ में कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फर्दर इसके आगे का जितना भी कुछ होगा, या लोकल में, यहाँ पे लोकल में हम जितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये तो मान लो मेन आईपी हो गया शहर का एक कस्टमर एरिया, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि कोई कंपनी पैसे नहीं दे रही है लेकिन कह रही है इंटरनेट सबको देना है, ठीक है, तो करें कोई बात नहीं, यहाँ पे एक और राउटर लगा देंगे और इस राउटर को आपको स्टैटिक वाला ना देके डायनेमिक या रीप वाला, जैसे कि लोकल की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम जानो। इसके लिए कई कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। एक तो वीलैन कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसके अलावा आपका राउटिंग प्रोटोकॉल में आप कुछ समझ ही रहे हैं कि एक डायनेमिक में से कोई एक यूज कर सकते हैं, रीप या ओएसपीएफ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स बनते हैं इन सारी चीजों के लिए, ठीक है। तो अभी आप और अब नेटवर्क को आगे बढ़ने दीजिए, तो फिर उसके बाद आपको और समझ में आएगा। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ज्यादातर बैक एंड की बात करें, यानी जो मेन लाइन है उसकी अगर बात करें, तो डेफिनेटली वो स्टैटिक ही रखा जाएगा, ताकि हम उस पर आसानी से वो कर सकें। लेकिन जैसा कि साक्षी ने भी बोला कि पूछा था क्वेश्चन की अगर 5 है तो उससे ज्यादा कैसे, तो डेफिनेटली भाई यहाँ से यहाँ तक स्टैटिक होगा, तो फर्दर ये ध्यान ही रखना पड़ता है कि कहीं आगे 3-4 एक साथ स्टैटिक ना हो जाए, बीच में कोई और प्रोटोकॉल आए, ताकि वो कंटिन्यूटी ब्रेक रहे, नहीं तो फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आसान नहीं है। दुनिया में कम से कम इस समय जो राउटर हम लोगों ने निकाला था इंडिया के अंदर, जो राउटर छोटे बड़े सब मिलाकर, जो ये मेन वाले जो राउटर है कस्टमर कोर और ये, इनकी संख्या करीब 47 लाख है। तो आप समझ लो कि कितना ज्यादा इसको मैनेज करना आसान नहीं है, और सारी कंपनियों को भी कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। तो इट इज नॉट इजी टॉक्स, लेकिन ये सब प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, इसीलिए बनाए गए हैं, और डे बाय डे नया नया एक कॉन्सेप्ट भी लाया जा रहा है कि हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से सेंट्रलाइज कैसे मैनेज करें, इसमें भी काम चल रहा है, ठीक है। तो खैर वो आएगा, वो भी समय के साथ आपको समझ में आएगा। अब अभी मैं बात कर रहा था डीएससीपी की। डीएससीपी क्या होता है अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमने एक चीज बोली कि लोकल में सभी लोग इंटरनेट कर रहे हैं, सभी को आईपी एड्रेस देने वाला कोई ना कोई चीज होता है। तो ऑटोमेटिक जो आईपी दिया जाता है कैंपस के अंदर या कहीं भी आपके मोबाइल फोन पे, उसको बोलते हैं डीएससीपी। इसका टेक्निकल नाम होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये तो बुक की नाम है, किताबी नाम है, नंबर पाने वाला नाम है, ठीक है ना, परीक्षा में नंबर पाओ। हम लोग फील्ड में है तो हम लोग कहते हैं इसका मतलब है ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू यूजर, क्लाइंट, जो भी बोलना चाहो, ठीक है ना, सब्सक्राइबर, जो भी नाम लेना चाहो, ठीक है। हम जो भी कंप्यूटर लैपटॉप नेटवर्क में लगा रहे हैं उसको अपने आप आईपी मिल जाए, इस सिद्धांत को, इस प्रिंसिपल को हम लोग डीएससीपी कहते हैं। ये राउटर का एक इंपॉर्टेंट काम है। किसका काम है? राउटर का एक इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो ये मेनली इसका काम तो राउटर यानी डीएससीपी का जो काम है
वो राउटर के द्वारा करा सकते हैं। क्योंकि राउटर पे अगर लोड हम ज्यादा डालेंगे, राउटर का अभी काम आपको समझ में आया कि राउटर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि कैंपस के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको कैंपस से बाहर की दुनिया में इंटरनेट करवाना, ये राउटर का मेन काम है। ठीक है, तो अगर इसके अलावा हम उस पर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो बहुत और भी जो सारे काम है राउटर को अगर डाल दें तो डेफिनेटली राउटर फेल होना या एक्सपायरी होना तय है, लाखों का रुपए खर्च होना, बर्बाद हो जाना। तो उस सब चीजों से बचने के लिए, राउटर की लाइफ बढ़ाने के लिए, राउटर पे लोड कम करने के लिए हम लोग उस राउटर का पर्टिकुलर काम के लिए एक सर्वर बना सकते हैं। सर्वर का मतलब सॉफ्टवेयर जो आपकी बड़ी बड़ी कॉलेज में कंपनी आती है ना, टीसीएस, महिंद्रा टेक, विप्रो, ये जो कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाती है, इनका सॉफ्टवेयर खरीदकर मैं अपने एक कंप्यूटर यानी एक सर्वर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर देता हूं, और वो वाला काम जो राउटर कर रहा था वो कंप्यूटर करने लगे। तो इससे कंप्यूटर 1.5 लाख 2 लाख का खराब होगा, 27 लाख का राउटर खराब नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीएससीपी सर्वर, इसका नाम बोल देते हैं डीएससीपी सर्वर। काम राउटर का ही है, लेकिन राउटर पे जब बड़ा नेटवर्क हो जाए तो राउटर का लोड कम करने के लिए एक काम हम एक सर्वर कंप्यूटर लगा देते हैं और उसको इस काम के लिए पर्टिकुलर डेडिकेटेड कर देते हैं कि भाई तो सबको आईपी देगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम लोग अभी इस सेशन में देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाए यहाँ पे, अभी मैंने क्या किया था कि ये जो राउटर है, इस एक मिनट, ये आपका ये जो राउटर है इसके अंदर जो आईपी है हमने मैन्युअली डाला, इनमें मैंने आईपी नहीं डाला, यही तो किया ना, क्योंकि इस पे अब मैं इस राउटर को कहूंगा, हे राउटर तुम डीएससीपी का काम करो, इन सभी कंप्यूटरों को ऑटोमेटिक आईपी दो। ये काम राउटर के अंदर सब कुछ होता है, सिर्फ एज ए इंस्ट्रक्टर मुझे उसके ऑर्डर करना होता है, ऑर्डर करना होता है। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूं। मैं इस राउटर को अभी देखना क्या होगा, अभी चूंकि यहाँ पे आईपी है, राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो डीआर कम्युनिकेट, लेकिन ये लैपटॉप नहीं करेगा क्योंकि लैपटॉप पे कोई आईपी नहीं है। अगर मैं कहीं से बाहर भी आऊंगा तो मना करेगा कि इस पे कोई पोर्ट नहीं है, और अंदर से तो बाहर भेजूंगा भी तुम्हारी कोई आईडी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन जो ऑटोमेटिक इसमें भी कोई आईपी भी नहीं है, माउस ले जाए, नो आईपी, इस लैपटॉप के अंदर भी कोई आईपी नहीं है, इस टैबलेट के अंदर भी कोई आईपी नहीं है, दिस इज नथिंग आईपी 169 दैट इज फेलियर, नो आईपी। तो मैं इस राउटर को क्लिक करूंगा और राउटर को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कि तुम्हें डीएससीपी का काम करना, सिर्फ 2 लाइन समझनी है आपको। जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा, तो मैं ग्रेटर देन सिंबल में आ गया तो मैं पहले इनेबल करूंगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, कॉन्टी। अब मैं राउटर को, हे राउटर तुम्हें डीएससीपी का काम करना है, तो मैं लिखूंगा आईपी डीएससीपी पुल। हे राउटर तुम्हें एक आईपी डीएससीपी पुल बनाओ। कंप्यूटर में कोई भी काम करो एक नाम रखना पड़ता था, कोई भी नाम लिख सकते हो, मानो एलटीटीसी के लिए बनाओ और एंटर प्रेस कर दो। मैंने कहा हे राउटर तुम्हें आईपी डीएससीपी पुल बनाना एलटीटीसी के लिए। राउटर ओके आई एम रेडी। अब मुझे 2 चीजें बताओ, क्योंकि कम से कम 2 चीजें तो बतानी पड़ेगी। ये मैं कंप्यूटर है, जब हम आईपी डाल रहे थे तो किस नेटवर्क का आईपी डाला, इन दोनों से पहचान हुई, और गेटवे, तो कम से कम 2 चीजें तो बतानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में गेटवे बताता हूँ। कोई भी चीज पहले लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे लिखने से कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होना। तो पहले मैं गेटवे बताता हूँ। तो गेटवे के लिए कमांड होते डिफॉल्ट, डी लिख रहा हूं, मैं टैब बटन यूज कर रहा हूं ताकि टाइम बचे, पूरा कमांड आ जाएगा। तो डिफॉल्ट राउटर आप पूरा टाइप कर लो, या मेरी तरफ से 2 शब्द लिख के, क्योंकि हम फील्ड में आदत पड़ गई हम लोगों की 2 शब्द 4 शब्द लिखे। ठीक है, कि ये जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप इन सबका गेटवे क्या ये, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन सबका गेटवे 192.168.1.1 है। ठीक है, राउटर ओके, मैं सबका गेटवे कर दूंगा। अब दूसरी चीज बताओ, मुझे आईपी किस नेटवर्क का बांटना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेटवर्क, किस नेटवर्क का बांटना है, 192.168.1.0 जो नेटवर्क आईडी है, इस नेटवर्क आईडी का पूरा लिखूंगा यहाँ पे, और मैं प्रेस कर दूंगा डू राइट। कितना आसान काम है। मैंने राउटर से कहा हे राउटर काम करो, गेटवे बनाओ और ये बांटो। अब जाके देखो, इस लैपटॉप पे आते हैं, डीएससीपी पे क्लिक करते हैं, अब ये रिक्वेस्ट करेगा, आईपी मिल गया 1.4 अपने आप। ये जो टैबलेट है ये बाय डिफॉल्ट 1.5 मिल गया,
हमारा भी जो कंप्यूटर मोबाइल जब वाईफाई से जुड़ते हैं तो घर में मैंने क्या बोला, राउटर वाईफाई, यानी कि सॉफ्टवेयर वाई डीएचसीपी वाला उस राउटर के अंदर सॉरी वाईफाई के अंदर डाल दिया। तो जैसे मैं वाईफाई से जुड़ता हूं, मेरा वाईफाई का जो सॉफ्टवेयर राउटर है वही आपको आईपी दे देता है, इसीलिए उसका नाम राउटर वाईफाई रखा गया। अब इसमें कम्युनिकेट करोगे, दे आर कम्युनिकेट, हो गया सारे कम्युनिकेशन, सबको आईपी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, सारे मिल गए। इस कंप्यूटर में भी आईपी नहीं है, इसको चेक करते हैं। अच्छा, इसमें स्टैटिक है, हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक शब्द लिखा होता है, अभी मिल गया, लेट्स ओके। दोबारा चेक करते हैं, सक्सेसफुल हो गया। तो ऑटोमेटिक आईपी डीएचसीपी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें तो होंगी जिनकी आईपी कभी ऑटोमेटिक नहीं होंगी, जिन्हें तो पक्का ही स्टैटिक ही देना पड़ेगा, मैनुअली ही देना पड़ेगा। एक आम कस्टमर का आईपी ऑटोमेटिक होगा, जो भी नेटवर्क में जुड़ोगे, वाईफाई से जुड़ो, जैसे भी जुड़ो, जो भी नेटवर्क के अंदर डीएचसीपी व्यवस्था की गई होगी वो आपको आईपी दे देगा। लेकिन कुछ ऐसे आईपी होंगे जो कभी बांटी नहीं जानी चाहिए। इस नेटवर्क में कुछ आईपी हमें नहीं बांटते, किसके लिए? एक तो राउटर के जितने पोर्ट हैं इनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, नंबर 1। राउटर के पोर्ट की आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, यानी डीएचसीपी के द्वारा नहीं दिया जाएगा, नंबर। दूसरा, सर्वर, जो भी आप सर्वर बनाएंगे उसका आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगा। क्लियर होगी मेरी बात? कि दुनिया में 2 चीजें बताओ जिनकी आईपी कभी ऑटोमेटिक नहीं रखनी है, वो आपके राउटर का पोर्ट और डीएचसीपी जो आपका जो सर्वर है उनकी आईपी। तो अब यहाँ पे मुझे, अगर मैं यहाँ पे कभी सर्वर लगाऊं तो भैया मुझे तो फिक्स होना चाहिए ना कि कौन सी आईपी रखना है। तो ये जब मैं यहाँ पे ये दिया था एक कमांड, इसी में अगली लाइन में फायर कर सकता हूँ। क्या फायर कर सकता हूँ? दोबारा लिख देता हूँ, आईपी डीएचसीपी पूल एएलटीटीसी के लिए बनाया, ठीक है ना। इसके लिए मैंने डिफॉल्ट गेटवे यूज किया 192.168.1, ठीक है। और मैं नेटवर्क जो देना चाहता हूं वो मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे, ताकि अगर आप दोबारा लिखेंगे तो पुराने चीज के ओवर राइट हो जाता है। याद रखिएगा, राउटर की खासियत होती है, पुरानी चीज अपने आप खत्म हो जाती है। कई बार हो सकता है हमने गलत आईपी दे दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा से लिखो, पुरानी चीज खत्म हो जाएगी, जो नया लिखोगे वही चीज आपकी रहेगी। तो यहाँ पे नेटवर्क 192.168.1.0 सबनेट। अब मुझे इसमें से कुछ राउटर है, कुछ आईपी रिजर्व रखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस। मैं राउटर को कह रहा हूं भाई ये आईपी नहीं बांटो, 192.168.1.1 से स्पेस करके 192.168.1.15 कर दो। तो मैंने राउटर से कहा, हे राउटर, ये तो काम कर ही रहे हो, तुम इसको नहीं बांटो, 1 से 15 दो ही मत। कहेगा ओके मैं 16 से दूंगा, सीधा सा मतलब है, तो राइट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है, ठीक है, इस पे अभी तो ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअली है। अगर मैं इसको डीएचसीपी करूंगा तो अब इसको जो आईपी मिलेगा 16 से मिलेगा, 16 से मिलेगा, ठीक है ना। ये जो हमारे मोबाइल टैबलेट हैं, अभी पहले से चूंकि आईपी पड़ा है, तो इसकी कहानी बिल्कुल वैसे ही है कि क्लासरूम में अगर आप पहले से बैठे हो जल्दी कोई नहीं उठाएगा, लेकिन अगली बार ना बैठो तो नेम प्लेट रख दो वहां पे, अपने आप नहीं बैठोगे आप, रिजर्व हो गया, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो अब मुझे 16 मिल चुका, 17, 18, 19 जो भी कुछ है आगे से मिलेगा आपको। तो अब आपके पास में 1 से लेके 15 तक रिजर्व है। 1 नंबर राउटर को दे दो, 2, 3 जो भी सर्वर लगाओगे वो सारे उनको देते रहो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट? इसमें कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? एनी कोई डाउट? यस साक्षी? सर जैसे हम राउटर को जैसे आईपी एड्रेस बांटते हैं तो किस प्रायोरिटी बेसिस पे बांटते हैं? अगेन रिपीट क्वेश्चन। सर हम आईपी एड्रेस बांटते हैं सारे सिस्टम्स को, तो हम किस प्रायोरिटी बेसिस पे बांटते हैं? लोकल में अगर आपको आईपी बांटना है तो आप बिल्कुल इस बात से आजाद हैं कि जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं, जो भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है।
इसमें कोई नियम नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि इनको पहले रखना है, इनको बाद में रखना है, या जैसे मैंने लिखा ना 1 से लेके 15, आपकी मर्जी हो 100 से लेके 200 रिजर्व कर दो, ओके ठीक है। सर। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा उस राउटर का जो भी इंचार्ज है, ठीक है। सर, जैसे एक पीसी से हम जैसे एक नेटवर्क से हम दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो एक पीसी जैसे स्विच से कनेक्टेड है अभी यहाँ पे सिमुलेटर में, तो हमको दूसरे राउटर में कनेक्ट होना है, तो फिर स्विच से जाएगा तो स्विच का एड्रेस नहीं आएगा सर? नहीं, स्विच का एड्रेस नहीं देते, हमने कहीं दिया स्विच का एड्रेस? नो सर। अगर स्विच को एड्रेस दोगे, अगेन आई रिपीट, यस सर। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ऐसे सवाल जरूर पूछने चाहिए कि स्विच को अभी हमने यहाँ बांटा, स्विच को एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। 2 तरह के मार्केट में स्विच आने लगे हैं, एक को बोलते हैं मैनेज स्विच, एक को बोलते हैं नॉर्मल स्विच, ठीक है। मैनेज स्विच को, नॉर्मल स्विच तो नॉर्मल रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ लगाओ कोई दिक्कत नहीं। मैनेज स्विच को अगर आपने यहाँ पे यूज किया, जहां पे मैंने नॉर्मल यहाँ स्विच लगा, तो नॉर्मल स्विच की तरह काम करेगा। मैनेज स्विच में अगर आपने आईपी देने का काम शुरू किया, तब वो स्विच ना रहा। अगेन आई रिपीट, मैनेज स्विच का मतलब है अगर मैं मैनेज स्विच का आईपी देना शुरू किया, वो क्या है, वो राउटर बन जाता है। राउटर। उस केस में मैनेज स्विच को जब आईपी दे के काम कराओगे, तो मैनेज स्विच लेयर 3 पे काम करेगा और एज ए राउटर काम करेगा। मेरे पॉइंट समझ में आपको मेरे? जी सर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि स्विच किस लेयर पे काम कर रहा है। जब मैंने आपको 7 लेयर के बारे में बात किया होगा, तो मैंने बोला होगा कि स्विच डेटा लिंक यानी लेयर नंबर 2 पे काम करता है, यही था ना? 1 मिनट, शायद खुला हुआ पीपीटी, या जब मैंने आपको यहाँ बताया था, याद आ गया होगा आप लोगों को, यस सर। कि मैंने जब ये स्विच बोला, तो स्विच को बोला था मैंने डेटा लिंक पे काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी स्विच को मैं यहाँ पे लगा दूं, क्योंकि राउटर बहुत महंगा होता है, लेकिन मैनेज स्विच हुआ, तो मैनेज स्विच में राउटर की कुछ क्वालिटी उसके अंदर होती है, लोकल लेवल पे कुछ काम आप कर सकते हो। तो इसी स्विच को जब मैं मैनेज स्विच यानी आईपी देके राउटर की तरह यूज करने लगूं, तब ये लेयर 3 पे काम करेगा और नेटवर्क लेयर पे काम करेगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मैनेज स्विच किस लेयर पे काम करता है। ऑप्शन ए लेयर 1, ऑप्शन बी लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4, ठीक है। उस केस में जो गेट के पेपर होते हैं, गेट में मल्टीपल आंसर होते हैं, ठीक है ना, उसमें दोनों आंसर सही हो सकते हैं, लेयर 2 और लेयर 3, ठीक है। सर मैनेज स्विच दोनों लेयर पे काम कर सकता है मतलब? मैनेज स्विच में दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। अच्छा। अगर नॉर्मल यूज करोगे तो इस पे काम करेगा, लेयर वो तो आपके हाथ में है। अगर उसी में आईपी दे दोगे, तो फिर आप उसको एज ए राउटर यूज कर रहे हो। तो ये कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अब आते हैं, नेक्स्ट है हमारा डीएचसीपी सर्वर। और किसी कुछ पूछना है, क्लियर करिए, कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला स्विच के बारे में कि स्विच किस लेयर पे काम करता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर स्विच लेयर 2 पे भी काम करा सकते हो, मैं नॉर्मल स्विच तो हमेशा लेयर 2 पे ही काम करेगा, लेकिन मैनेज स्विच जिसके अंदर सॉफ्टवेयर मैनर में राउटर की कुछ क्वालिटी डाल दी गई है, इसीलिए उसका नाम मैनेज स्विच कर दिया गया है। यानी कि जहां पे राउटर हम नहीं खरीद सकते, लेकिन मेरा नेटवर्क छोटा है, मान लो आपका कोई एक सोसाइटी है रहने वाली, वहां सिर्फ 50 लोग हैं, और सोसाइटी का जो बिल्डर जो भी इंचार्ज, वो कहता है मैं सबको सेंट्रलाइज इंटरनेट दूंगा, तो वहां पे मैनेज स्विच काफी है। उसकी जरूरत नहीं है कि वहां पे लाखों रुपए का बहुत महंगा 50 लाख 60 लाख का मैं राउटर लगाऊं, स्विच लगाऊं। सिंपली आप 2-2.5 लाख रुपए का मैनेज स्विच खरीद लो, उससे दोनों काम हो जाता है। तो समय बदल रहा है, कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा कैसे काम किया जाए, ठीक है। ये जो सारा लोड है, जैसे एलटीटीसी है, एक बड़ा नेटवर्क है, आपका कॉलेज कैंपस एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है ना। वहां पे 100, 50, 2000, 3000 लोग भी एक साथ जुड़ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड होता है, संख्या घट सकती है, एकदम से घट सकती, बढ़ सकती है। तो ऐसे केस में हम राउटर को लोड नहीं करते, हम सर्वर बनाते हैं, डीएचसीपी सर्वर। तो एक काम करते हैं, मैं इसके राइट साइड में, यहाँ पे चूंकि नेटवर्क है, तो मेरे हाथ में यहाँ पे मैं एक सर्वर लगा के ही काम करता हूँ, डीएचसीपी सर्वर। तो मैं सबसे पहले इस राइट साइड में एक नेटवर्क बनाता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, जिसमें सर्वर यूज किया जाएगा। और मैं यहाँ पे अगर एक से ज्यादा जोड़ना है, यहाँ पर अगर मैंने राउटर से सीधा जोड़ा तो केवल एक कंप्यूटर जोड़ा, अगर इससे ज्यादा जोड़ना है तो मुझे स्विच लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक स्विच लगा लेता हूँ, ठीक है, एक स्विच लगा लिया यहाँ पे। और
एक काम करते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं, इधर वाला जो वाईफाई है, और केबल के माध्यम से ये जो वाईफाई है इस स्विच में ले आते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। ये अब इधर का पार्ट हो गया, इधर का नहीं होगा, भीड़ कम हो जाएगी। इसको उठा के लाओ इधर, ठीक है ना, समझ में आ गया, थोड़ा भीड़ कम हो जाएगी समझने के लिए। इधर तो ऑलरेडी डीएचसीपी राउटर के द्वारा मैं यहाँ पे सर्वर के द्वारा बनाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसमें आप जाएंगे यूजर के अंदर, यहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप, आपका यहाँ सर्वर है, क्लिक करेंगे, 3 सर्वर ले लेता हूँ, यहाँ पे मूव करेंगे ना, कंप्यूटर लैपटॉप सर्वर यहाँ लिखा हुआ है। इसकी डिजाइनिंग थोड़ी अलग क्यों, मैं भी बताता हूँ। मैं अभी 3 सर्वर ले लेता हूँ, लगे हाथ 2 चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और इनको आपस में जोड़ देते हैं। जुड़ेंगे कैसे, राउटर से जो भी कुछ जुड़ेगा सबसे पहले स्विच में जुड़ेगा, बाकी सारे एक्सटेंशन आपके स्विच से किए जाएंगे। राउटर में करते ही लैन अलग हो जाता है आपका, ठीक है। तो मैंने स्विच से सारे सर्वर जोड़ देता हूँ, यहाँ क्लिक किया और जोड़ दिया हमने फटाफट, और कंप्यूटर जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अब ये 3 सर्वर है, कौन कौन सर्वर है, ये पहला जो सर्वर 0 है इसको मैं डीएचसीपी सर्वर ले लेता हूँ। मैंने आपसे बोला दुनिया में सर्वर ऐसा होगा जिसकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, तो ये 2.0 के नेटवर्क में है, तो एक मैनुअल आईपी इसमें डालना पड़ेगा। तो 192.168.2.5 कर देता हूं। लगे हाथ ये जो दूसरा सर्वर है मैं इसको डीएनएस सर्वर बनाऊंगा। डीएनएस क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये आपका 192.168.2.10 कर लेता हूं। तीसरा जो है हमारा जो सर्वर है आपका एक वेब सर्वर, सर्वर मतलब जिसपे वेबसाइट हो, डीएनएस अभी बताएंगे, डीएचसीपी का मतलब आप समझ ही चुके हैं, ठीक है। ये मान लीजिए www.facebook.com का वेब सर्वर है, ठीक है ना। और इसकी भी जब भी वेब सर्वर इसकी भी कोई आईपी एड्रेस होगी तो 191.268, क्योंकि ये फिक्स आएंगे, इनकी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। तो इसको ले लेते हैं 2.15 कर लेते हैं +24। ये हमने प्लानिंग किया, राइट। तो ये जो हमने जो सर्वर है इनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिख दी। नॉर्मल कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर में डिफरेंस डिजाइन में भी दिख रहा होगा। अगर ये नॉर्मल कंप्यूटर खोलेंगे तो आप इसमें पाएंगे फिजिकल, कॉन्फ़िग, डेस्कटॉप, कस्टम इंटरफेस। लेकिन अगर आप सर्वर कंप्यूटर खोलेंगे तो फिजिकल, कॉन्फ़िग, डेस्कटॉप के साथ साथ एक सर्विस आ गया। सर्विस का मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं आईटी वाले, जिसका कैंपस सिलेक्शन नॉर्मली कॉलेजों में कराया जाता है, टीसीएस, विप्रो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कभी आपने सोचा ये जो जितने बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं परचेजर कौन है? सॉफ्टवेयर बना देने से काम नहीं चलने वाला। बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग गाना भी गाते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिले तो उस गवैये का कोई काम मतलब नहीं है। आप कितना भी अच्छा बनाते हो, लेकिन आपको इस चीज का मालूम नहीं कि आपका सॉफ्टवेयर परचेजर कौन है। आप कहें कि हाँ मेरे सॉफ्टवेयर से पूरी दुनिया गुलाम बन सकती है, पूरी दुनिया को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मोदी साहब हो या कोई भी पुतिन साहब हो या आपके चाइना के जो भी है, इनको अगर पता नहीं चले, इनको बताया नहीं जाए तो आपको सॉफ्टवेयर का कोई मतलब नहीं, चाहे कुछ भी गाते रहो, ठीक है। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इनके सबसे बड़ा परचेजर होते हैं इनको यूज करने वाला। बीएसएनएल टीसीएस का एक बहुत बड़ा परचेजर है, टीसीएस का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर परचेजर बीएसएनएल है, ठीक है। और जितनी भी टेलीकॉम ऑपरेटर, कोई भी कंपनी बंद होती है चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सिर्फ आप ये मत सोचिए कि उसके केवल एम्प्लॉइज जाते हैं, उससे जुड़े हुए कितने, आपने बीएसएनएल में ही बात समझ लीजिए। बीएसएनएल में सन 2014 में करीब 3.5 लाख एम्प्लॉइज काम करते थे, ठीक है। और एक हिसाब लगाया कि बीएसएनएल से जुड़े और कितने एम्प्लॉइज हैं, टीसीएस, टाटा, विप्रो, आईबीएम, जेटी, हुआई, नोकिया, ये सारे जब हमने निकाले तो करीब 27.5 लाख एम्प्लॉयमेंट थी। और आज की डेट में अभी आपको पता नहीं चला, बीएसएनएल से तो लोगों ने पैसे लेके वीआरएस लिए और 30,000 लोग टीसीएस से बाहर कर दिए गए। रिलायंस कौन सी एक दूसरी है आपकी, महिंद्रा टेक से अभी कुछ लोगों ने, लेकिन आपने सोचा नहीं होगा बाहर कैसे हो गए। जब बीएसएनएल से ही सारा चीज चली गई तो बीएसएनएल क्यों लेगा, सामान क्यों खरीदेगा। तो ये कभी भी आप माइंड में ना ला, सारी कंपनियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। बीएसएनएल भी ऐसा नहीं कि प्राइवेट नहीं हो तो नहीं चलेगा, प्राइवेट कंपनी से भी हम खरीदते हैं क्योंकि वो बहुत फास्ट बनाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टैलेंट होता है, शॉर्ट में सारी चीजें, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, ठीक है।
तो ये जो सॉफ्टवेयर है उन कंपनियों से हमने खरीदा, जैसे कि मैंने आपको पैकेट ट्रेसर दिया, आपने नॉर्मली इंस्टॉल किया और उसके बाद आप लोग यूज कर रहे हो, तो ऐसे ही ये सॉफ्टवेयर अपने किसी भी कंप्यूटर में डालोगे, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक पहली चीज ये हो गई, इसीलिए डिफरेंट आपको दिख रहा है ये नॉर्मल और डिफरेंट। अब ये चूंकि सर्वर है, सर्वर के लिए मैंने बोला इनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, तो जो मैंने प्लान किया है वो आईपी डालो, डेस्कटॉप पे जाओ। मैंने प्लान किया है DHCP का 192.168.2.5, गेटवे 192.168.2.1। अब चूंकि यहाँ पे DNS भी आपने यूज कर रहे हैं, तो DNS भी आप डालेंगे 192.168.2.10, दैट इज DNS। ओके, अब आ जाते हैं जो खुद DNS है, इसको क्लिक करो, डेस्कटॉप पे जाओ, 192.168.2.10 खुद DNS हो गया, 192.168.2.1। अब DNS सर्वर है, ये खुद ही DNS सर्वर है, तो एक सवाल पूछूंगा आप लोगों से, क्या यहाँ पे DNS सर्वर का आईपी दोबारा लिखने की जरूरत है, हाँ या ना? नो सर। नहीं है। और बाकी लोग क्या लगता है? चलिए एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी, आपने कहानी नहीं है, पिछली कहावत कहते हैं कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऐसी होते ना। तो एक छोटी सी उसके रिस्पेक्ट में एक पॉइंट है जो बड़ा प्रचलित है कि एक धोबी है, अपने साथ 10 खच्चर या गधे जो भी कहो लेके गया तालाब के पास में, और जब लौटने लगा एक गधे के ऊपर बैठ गया और काउंटिंग शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 8 9, 10वां गिनता नहीं था क्योंकि उसके ऊपर बैठा हुआ था। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे मशीनों के साथ है। अगर मैं इसको ना बताऊं कि तुम ही DNS हो, पूरी दुनिया में घूमता रहेगा। और कभी भी ऑटो सेंस DNS कभी भी नहीं करना, ये भी आप याद रखें। जिस दिन आपने ऑटो सेंस भी अगर कहोगे, तुम खुद ही समझ लोगे तुम खुद ही DNS हो, वो दिन समझ लेना कि जो ट्रेनिंग ले रहा होगा ना, मशीनें ले रही होंगी और हम लोग मशीनों के सारे पे काम कर रहे होंगे। इसलिए कभी वो काम नहीं करना। इंजीनियर कहीं ना कहीं कमजोरी जानबूझ के छोड़ता है कि ऑटो सेंस जिस दिन कर दूंगा तो मशीनें काम करेंगी, मशीनें हमारे ऊपर कंट्रोल करेंगी, हम लोग बैठ के एक नॉर्मल इंसान उनके दिशा निर्देश पे काम करेंगे। ठीक है ना, इसलिए ये चीज हमेशा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर हो, नेटवर्क हो, या कोई भी चीज बनाई जाए, जो डिफॉल्ट गेटवे की जो लाइन होती है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक नहीं होती, इसको हमें मैनुअली फीड करना पड़ता है। तो डेफिनेटली आप याद रखेंगे इस बात को 2.10 कि तुम ही हो, तो इस बात को याद रखना। एक वेब सर्वर बनाया, इसको भी आईपी दे देते हैं 2. इसकी क्या दी थी हमने, 15 गेटवे 1 हो गया, 192.168.2. ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हमने आईपी दे दिया जो मैनुअली दे दिया। अब इसमें तो हमने राउटर को इंस्ट्रक्शन कर रहे थे, जो पुराना वाला केस था, इसमें सॉफ्टवेयर डाला। नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, विंडोज भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है। बाय डिफॉल्ट ट्रेडिशन है कि हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होते हैं उनको एज ए सर्वर यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपने विंडोज लिया, क्योंकि मैंने तो अपने यहाँ विंडोज ही करवाया है कि मुझे करने में थोड़ा आसानी है, क्योंकि मेरे भी बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स से था, तो अब धीरे धीरे मैं भी एक्सपर्ट हो गया, अलग मैटर है। लेकिन शुरू मैंने कहा भाई जो आसान तरीका वो बताओ, तो विंडोज मैंने सॉफ्टवेयर डाला, जैसे आप लोगों ने पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल किया, इसमें इंस्टॉल किया। अब आप आइकन बन जाएगा, तो सिंपली सेटअप करना है। तो मैं DHCP पे क्लिक करूंगा, क्योंकि सिमुलेटर है तो यहाँ सब कुछ एक बार में ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सर्विस में जाता हूँ और DHCP पे जाता हूँ। सर्विस में गया और DHCP में, अब इसमें नेक्स्ट बटन जैसे दबाऊंगा तो सबसे पहले पूछेगा गेटवे क्या है, तो आप लिखोगे 192.168.2.1 गेटवे रखना है। फिर पूछेगा, नेक्स्ट बटन दबाओगे, क्योंकि ये सिमुलेटर सब एक जगह दिख रहा है बट रियल में 1 by 1 होता है। 192.168.2.10 आईपी एड्रेस स्टार्ट कहां से करना है भाई, स्टार्ट कर लो 20 से कर लो, तो 1 से 19 ले अपने आप फिक्स हो जाएगा। 1 से 19 करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने यूजर रखना है, 20 से लेके 254 तक तो बांटेगा यहाँ पे एज पर रूल। अगर आपने यहाँ कुछ नहीं लिखा तो अपने आप ले लेगा, लेकिन अगर आपने लिखा केवल 1, तो केवल 1 ही को आईपी बांटेगा वो। अगर लिख दिया 100
तो केवल 100 ही आईपी बांटेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है घर का डिश टीवी। घर पे डिश टीवी में सेम सेटअप है, उनके डीएससीपी, उसकी पासवर्ड आपको नहीं मालूम, उनके जो सेटअप का पासवर्ड है जो कंपनी होती है अपने पास रखती है। जब आप पेमेंट करते हो, घर में एक से ज्यादा डिश टीवी लगते हो, तो यहाँ वो संख्या सिंपली एक का जगह 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, दैट, और कुछ नहीं करते, वो सब कुछ यही रहता है। समझ में आ गया? जो डिजिटल, इसीलिए बीच में सुना होगा ना कि सारे सेटअप बॉक्स को डिजिटलाइज करो, वो कंपनी के फेवर में किया गया था। एक तो आईपी एड्रेस से पता चलेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी, दूसरा कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था इससे। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर दूंगा। मैंने कहा हे सर्वर के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर था उसका सेटअप किया, सॉफ्टवेयर खरीदा किसी कंपनी से, इंस्टॉल किया और अपने हिसाब से लोकल लेवल पे मैंने सेटअप कर दिया। ठीक है, और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं लाइसेंस वर्जन होते हैं, यानी हर साल इसका रिन्यू करना पड़ता है पैसे देके। ऐसा नहीं जैसे आपका एंटीवायरस होता है ना, उस तरह का होता है ये, कि हर साल आपको रिन्यू करना है डेफिनेटली। अब इसकी सर्विस ऑन करेंगे। दुनिया में डीएससीपी सर्विस अकेली ऐसी सेवा है जिसकी सेटअप करने के बाद सर्विस ऑन करना। सेव कर दीजिए, हो गया, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब मैं टैबलेट पे आता हूं। इसमें अभी पुराना पड़ा है क्योंकि मैंने हटाया नहीं, लेकिन मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा फिर देखिए क्या होता है। 20 से मिलना शुरू हुआ, डीएससीपी तक आ गया, डीएनएस तक। स्मार्टफोन में देखते हैं, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये डीएससीपी सर्वर जो है कैसे बना के करते हैं, ये और भी आसान है। सॉफ्टवेयर में काम करना, उसमें तो कमांड बेस्ड था, सॉफ्टवेयर में तो सिंपली कर लिया। अब जो नेक्स्ट है, लास्ट एक और चीज देखेंगे, 5 से 7 मिनट लगेगा, जिससे पूरा कम्युनिकेशन आपको समझ में आ जाएगा। डिजिटल नेटवर्क का लास्ट पार्ट होगा। हाँ साक्षी पूछो। सर लास्ट सर्वर में हमने, थर्ड वाले में हमने डीएनएस वाला पार्ट हमने से 0.1 रखा। गलत लिखा है ना? हाँ। ठीक है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, गलत लिखा, दैट इज रॉन्ग। जो प्लान है उसके, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, अनएक्सपेक्टेड कोई चीज नहीं है। जो भी प्लान आप कर रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही करना है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि जादू मंत्र है कुछ भी वहां वन की वजह से, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम, जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी कुछ इस तरह से पढ़ा देते थे कि मैं कंफ्यूज ही रहता था। ठीक है, लेकिन जब काम करना शुरू किया तो सबसे पहले दूर हटा कि भाई करते कैसे, पहले उसकी बात करो। ठीक है, तो बिल्कुल सही पकड़ा कि जब 10 है तो 10 ही होगा, 1 कहां से आ गया? 1 तो गेटवे है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डीएनएस की। व्हाट इज द डीएनएस? ये भी राउटर का ही पार्ट है। डीएनएस इज आल्सो क्वालिटी ऑफ द राउटर। राउटर में कमांड बेस पे होगा, सॉफ्टवेयर में हम लोग वैसे करेंगे। ठीक है, तो इस काम करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका डीएनएस। 5 मिनट लगेंगे और पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी अब, क्योंकि आपने आईपी एड्रेस होगा। डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम सर्वर सर्विस सिस्टम, जो भी लिखो ऑल आर द राइट, कोई भी चीज गलत नहीं। ये तो किताबी ज्ञान हुआ, पेपरों में नंबर पाने के लिए हुआ। ठीक है, प्रैक्टिकल नाम क्या है? इसको दूसरा नाम है हमारे फील्ड में, हम लोग इसको अलग नाम से यूज करते हैं और बड़ी बार कंपटीशन पूछा जाता है। इसको बोलते हैं इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होता है? कभी आप लोगों ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी है? पहले जब लोगों को घरों में टेलीफोन दिया जाता था तो उनके साथ एक टेलीफोन की डायरेक्टरी दी जाती थी। उसमें एक साइड टेलीफोन नंबर लिखे होते थे, दूसरे साइड में जिसका टेलीफोन होता था उसका नाम और उसका पता लिखा होता था। एक मूवी हलचल थी, शायद हलचल मूवी थी, परवेश रावल और ये जो पहली जो कई बने थे ना, हेरा फेरी थे, हलचल थी, हेरा फेरी, हेरा फेरी मिली थी। पूरी मूवी इसी कहानी पे, कबीरा स्पीकिंग, याद आया कि नहीं? आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो उस मूवी में उसमें क्या होता है कि जो पहले जो लैंडलाइन जो दिए जाते थे, मोबाइल भी दिए जाते थे, तो उसमें छप के प्रिंटेड डायरेक्टरी दी जाती थी लोगों को। तो उसमें क्या हुआ था, स्टार गैरेज और स्टार गैराज, ठीक है ना, तो उनके नाम ऊपर नीचे लिख गए थे, तो जिससे पूरी 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 फिल्म बन गई, ये था। ठीक है, तो ये टेलीफोन डायरेक्टरी की कहानी है। अब इसका डीएनएस से क्या लेना देना, ये भी आप समझ लीजिए। एक बात तो जब से मैं पढ़ा रहा हूं और सारा डिस्कस कर रहा हूं, आज के जमाने में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो आईपी एड्रेस से हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। और दिसंबर 2025 के बाद केवल आईपी एड्रेस होगा, वो भी पब्लिक डोमेन में ना होकर सभी का अपना एक आईडी के रूप में दिया जाएगा।
लेकिन हम सब में से कितने लोग हैं, कोई वेबसाइट खोलना हो तो आईपी एड्रेस डालते हैं? नहीं डालते ना, सभी लोग वेबसाइट का नाम लिखते हैं, क्योंकि आईपी एड्रेस डाल के कोई भी आदमी वेबसाइट, क्योंकि आईपी एड्रेस याद करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? आईपी एड्रेस से हो रहा है। बिना आईपी एड्रेस का कम्युनिकेशन संभव नहीं है। तो हमारे नेटवर्क के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी व्यवस्था है कि जैसे मैं लिखता हूं www.facebook.com, www.google.com, gmail.com, व्हाट्सएप, जो भी मैं लिखता हूं, तो उससे कम्युनिकेशन नहीं होगा। उससे मेरे जो मैं लिखूंगा, मेरा कंप्यूटर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर या राउटर के पास जाएगा और कहेगा कि भैया ये कह रहे हैं कि www.facebook.com पे जाना है, इसका आईपी एड्रेस बता दो, तब वो कम्युनिकेट करेगा। क्लियर हो गया? डीएनएस जो काम है उसका सिर्फ इतना काम है कि एक आम आदमी कोई भी वेबसाइट या कोई भी कम्युनिकेशन करता है वो आईपी एड्रेस से नहीं करता है, वो किसी नाम से करता है, किसी आईडी से करता है। उसका आईपी एड्रेस क्या होगा, इस चीज को बताने के लिए हमारे नेटवर्क में ये जो सिद्धांत है इसको हम लोग डीएनएस बोलते हैं। ये भी काम राउटर का है, लेकिन इसका हम सर्वर बना के दिखा रहे हैं। राउटर में कमांड बेस्ड होगा, सर्वर में डायरेक्टली होगा। अब सेम चीज इसमें भी है। वापस आते हैं, इसको बंद करें। सेम चीज है कि ये जो डीएनएस है, इसको, इसके अंदर दो चीजें होंगी। एक तो टेलीफोन जो भी आईपी एड्रेस होगा वेबसाइट का, दूसरी सर उसका वेबसाइट का नाम होगा। ठीक है, तो मेरा एक टैबलेट है, इसके अंदर ये DNS2, अगर मैं यहाँ पे इस टैबलेट में जाऊं और मैं यहाँ पे खोलूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सपोज करो www.facebook.com, ये अभी नहीं खुलेगा, कहेगा पता नहीं क्या लिखा है, आई डोंट नो, वो भी कंफ्यूज है वो, क्योंकि इसके पास तो गया वो, हुआ क्या कि मैंने लिखा और इसमें डीएनएस सर्वर देते, ये इसके पास मूव तो करेगा ये, लेकिन इसको मैंने अभी कोई चीज चालू नहीं की है, तो अभी ये क्वेश्चन मार्क में रह गया कि करना क्या है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्क में ओपन नहीं करता, तो मुझे क्या करना है, सेम सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, डालेंगे और इसके अंदर सेटअप करना है। क्लिक करेंगे, सर्विस में जाएंगे, अब जाएंगे डीएनएस में। इसमें सर्विस कभी भी ऑन कर सकते हो। इसमें दो चीजें रिकॉर्ड करनी है आपको, एक तो करनी है www.facebook.com और इसका एड्रेस जो वेब सर्वर है वो फिक्स होता है 192.168 2.15 ऐड कर दिया मैंने। तो ऐसे पूरे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड होते हैं, यानी डीएनएस सर्वर के अंदर दुनिया भर में जितने भी वेबसाइटें होंगी उनका नाम और उनका एड्रेस क्या है। तो जो भी मनुष्य, जो भी यूजर कम्युनिकेशन करता है वेबसाइट के नाम से, तो डीएनएस सर्वर के पास जाता है, डीएनएस सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि भैया इसका वेबसाइट बताओ, इसका आईपी एड्रेस बताओ, तब जाके वो कम्युनिकेट करता है। अब चूंकि मैंने इसकी सर्विस ऑन कर दी है, ठीक है, अब मैं टैबलेट के पास जाता हूं और दोबारा से इसको बंद करके वेबसाइट खोलने की कोशिश करता हूं, www कुछ और खोलता हूं जो डीएनएस सर्वर के रिकॉर्ड में नहीं है, डीएनएस सर्वर चालू है और डीएनएस सर्वर के रिकॉर्ड में नहीं है, ऐसी वेबसाइट लिख रहे हैं, kksy.com कर देता हूं। क्या करेगा ये, जैसे मैं एंटर मारूंगा, ये सर्विस ऑन की थी मैंने, इसकी सर्विस ऑन नहीं किया ना, पहले सर्विस ऑन कर लेता हूं फिर। ठीक है, जब मैं सर्विस ऑन करूंगा तब देखिए क्या होगा, ये आएगा हॉस्ट नेम अनरिजॉल्व, कह रहा है भैया तुमने जो लिखा है ऐसा वेबसाइट ही नहीं है। जब मैंने ऑन नहीं किया था एक क्वेश्चन मार्क में था, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम भाई मैं कौन हूं, डीएनएस वाला भी, क्योंकि इसको मैंने सर्विस चालू नहीं की तो मना कर रहा था, राइट। अगर मैं यहीं पे लिखूं www.facebook.com, ठीक है ना, अगर facebook.com लिखूं तो मेरा कंप्यूटर लैपटॉप क्या करेगा, जाएगा, कहा भाई फेसबुक का आईपी एड्रेस है, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ पे जो वेब पेज बनाया गया होगा पब्लिक के लिए वो आएगा, फिर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, यही काम होगा, ये भी चेक करके देख लेते हैं, करके देखिए, ये आपके सामने वेब पेज ओपन हो गया, दैट इज अ वेब। और ये जरूरी नहीं है, जैसे ये कंप्यूटर है, ठीक है, इसमें जो आईपी एड्रेस है, इसमें अभी चूंकि इस सर्वर में कहीं कोई डीएनएस सर्वर नहीं है, डीएनएस सर्वर जरूरी नहीं है कि मेरे ही डीएनएस में, मेरे को दुनिया में अरबों वेबसाइट है, मैं सभी की रखूं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 192, तो वो कहीं पास के दूसरे डीएनएस सर्वर से भी पूछ सकता है, 192.168, इधर है 1 डॉट कुछ लिख लेते हैं, 5 लिख देते हैं, 192.168 1.5 इधर का कंप्यूटर हो गया,
सॉरी, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डीएनएस सर्वर 192.168.2.10, ठीक है ना। अगर मैं ये कर दूं तो मेरा इस कंप्यूटर में भी डीएनएस सर्वर है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं वेबसाइट खोलने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले डीएनएस से जाएगा, पूछेगा भैया ये जो कह रहे हैं वेबसाइट का एड्रेस बताओ, ये मिलेगा, यहाँ से पेज उठाएगा, फिर उसको लेके आके खोलेगा। ये बाकियों में नहीं है तो बाकियों में से नहीं ओपन होगा। क्लिक किया मैंने, यहाँ गया और यहाँ पे लिखता हूँ www.facebook.com, ठीक है। पहले कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर, फेल क्यों हो रहा है, इसकी आईपी एड्रेस लिखने में कोई गलती करी। हाँ, गेटवे, राइट, समझ में आ गया। अब चेक करते हैं, सक्सेस हो गया ना, हो गया। अब चेक करते हैं मैं वेबसाइट www.facebook.com, ठीक है। दिस पेज इज ओपन, ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट कि डीएनएस और डीएचसीपी क्या चीज है। डीएचसीपी सबको आईपी देने का। अब रियल कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। इवन मैं आपके कॉलेज का वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है वो भी हम लोग यहीं पे लगे हाथ देख लेते हैं, और आपको भी बता दूंगा कि किस किस सर्वर राउटर से होके जा रहा है। अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है तो मेरे लिए बहुत आसान है आपके कॉलेज का सर्वर हैक करना। तो पहले मैं रियल कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा रियल कंप्यूटर है, इसमें मैं देखते इसमें क्या क्या चीजें हैं। चेंज एडॉप्टर सेटिंग, ये मेरा राउटर है, इसमें खोला मैंने, क्लिक, इसके प्रॉपर्टीज में गए, इसमें जो आईपी एड्रेस है जो हमारा रियल है इसकी बात करते हैं, टीसीपी आईपी प्रॉपर्टीज में। इसमें आप देखेंगे आईपी एड्रेस यहाँ पे 192.168 जो भी डालना है आपका, जो लोकल में जो भी आपने प्लान किया है सबने डाला। गेटवे 192.168.1.1 कर लेते हैं। यहाँ पे डीएनएस सर्वर दो हो सकते हैं, एक तो आपका अपना खुद का हो, मैंने डाल दिया 192.168.1.1 कर लिया। दूसरा अल्टरनेट डीएनएस, मेरे कंप्यूटर में संभव ही नहीं है कि दुनिया के अरबों वेबसाइट का मैं रिकॉर्ड कर पाऊं। तो गूगल के बारे में सभी जानते हैं। गूगल ने क्या किया, इस चीज का फायदा उठाया, उसने करीब 12 डीएनएस सर्वर बनाए, 8.8.8, 4.4.4.4, 8.8. इस तरह से उन्होंने बनाए। तो इसमें से कोई मैं अल्टरनेट डीएनएस सर्वर भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। यहाँ पे डाल दो 8.8. अगर मेरे में नहीं है गूगल वाले से पूछेगा, उसके एक बार आएगा मेरे अपने कंप्यूटर में ऑटोमेटिक रिकॉर्ड भी हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात कि कैसे करना है। ऐसे अल्टरनेट डीएनएस सर्वर का मतलब समझ में आ गया, इसका पूरी मीनिंग समझ में आई क्या चीज है। अब मैं आपके कॉलेज का देखता हूं, आप देख सकते हो सीएमडी कमांड जो है सीएमडी प्रॉम्प्ट से चलेगा, ये आपके रियल उसके लिए आते हैं, ठीक है। अपने कॉलेज का वेबसाइट आप लोग, हाँ मनीष पूछो, और कॉलेज का वेबसाइट कोई भी अपना चैट बॉक्स में लिखे, वेबसाइट का आईडी जो भी है। यस मनीष। सर, हाँ सर ये जो वेबसाइट ब्लॉक करेंगे ब्लॉग भी करेंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो। पहले तो हम पहले पहुंचने तो सीखिए, कराएंगे पहले नेटवर्क, ठीक है। उसके कई तरीके पॉसिबल है। आप लोग में से कोई एक वेबसाइट का नाम लिखो अपने चैट बॉक्स के अंदर, कॉलेज का वेबसाइट लिखो। आईपी एड्रेस आपको मालूम नहीं होगा लेकिन मैं आईपी एड्रेस बता दूंगा। एनीवन प्लीज राइट डाउन। यस ओके। इसके कमांड होती है ट्रेस आरटी, और ये मैं लिख रहा हूं www.srmist.com। अब देखो इस कॉलेज का आईपी एड्रेस क्या है। ये आपके कॉलेज का आईपी एड्रेस है भाई 54.209, ठीक है ना। और ये देखो कैसे मूवमेंट हुआ, ये मेरा गेटवे है एलटीटीसी का, ये राउटर का पोर्ट है, राउटर के अंदर एक इंटरनल पोर्ट, और ये पहुंच गया गाजियाबाद। गाजियाबाद से
आगे ये जो पॉइंट जो आ रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड है, किस राउटर पे क्या मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद इस राउटर पर ये 2 राउटर जो है ये सिक्योरिटी है और भी बीएसएनएल के ही हैं। बाकी राउटर तो सब मैं दिख रहा है किन किन राउटर से होके जा रहा है, उन राउटर के पोर्ट का गेटवे आईपी एड्रेस बताया जा रहा है। फिर यहाँ सिक्योरिटी इनबिल्ट हो गई, ये 99 बाय डिफॉल्ट उसका एयरटेल का है। फिर जाते हुए फाइनली यहाँ सिक्योरिटी, कुछ लोग ऐसे होंगे ना सिक्योरिटी मिलेंगे ही नहीं, उनके हैक करने बहुत आसान है कि किन किन रास्ते पे गया और डेट्स होके। ठीक है, ये मनीष जी अब इसको चलने दीजिए, लगे हाथ में दूसरा भी खोल लेता हूँ। और करीब 30 हॉस्ट के बीच में सारी चीजें मिल जाती हैं, मैक्सिमम 30 हॉप तक ही होता है। एक और हम इसमें वो कर लेते हैं, किसी एक और का भी मैं कर लेता हूँ CMD, एक चलने दीजिए, एक और खोल लेते हैं, इसको यहाँ और चलने दीजिए। किसी और का कर लेते हैं, और किसका है, मनीष आपने लिखा है ना, मैं आपका देख लेता हूँ। ट्रेस RT वाया www, क्या है ये, रिट रुड़की, RIT ROOR, चेक कर लेना स्पेलिंग .com, ठीक है ना, रिट रुड़की। लो आपका भी आ गया, देखते हैं आप में रुकावट है कि नहीं। 5 नंबर, यानी BSNL ने रोक लगा दी आगे आगे की, पता ना चले, लगता हैकिंग कुछ ज्यादा ही हो गई है। ठीक है, आपकी IP एड्रेस ये मिल गया। ठीक है, कैसे, जो मेरे DNS से या जो भी नियर बाई होगा उससे आपकी मिल गई। ये करीब 30 हॉटस्पॉट आपका मिल जाएगा, उससे कम में भी कुछ लोगों का चल जाता है। लो तुम्हारा तो पकड़ में आ गया, तुम्हारा दिल्ली क्या, ये 117 पूरा इसी एरिया का है ये। ठीक है, 142 डैट सब ये आपके कॉल। लो आपका देखो मुश्किल से यहाँ से दूर है और सब लोकल में है, ये रुड़की का ही है, BSNL का ही है आपका, तो BSNL नेट लिखा ना, डेल BSNL का ही है, एक पार्ट है। तो आपका तो मनीष हैक करने में मुझे बहुत आसानी लगे, क्योंकि जहाँ पे सिक्योरिटी इनबिल्ट है वो भी BSNL का ही पार्ट है। तो मैं आपकी वेबसाइट हैक कर लेता हूँ, कितने नंबर चाहिए परीक्षा में बताओ। सर वो तो हम खुद कर सकते हैं सर। खुद भी कर सकते हो। बहुत सर अच्छी। हमारी वेबसाइट में सिक्योरिटी नहीं है, हमें पता है सर। वो तो दिख गया, यहीं से दिख गया, ये देखो ये जिसकी है, कितनी मेहनत करा रहा है तब भी नहीं पकड़ में आ रहा, और ये देखो तुम्हारा बगल में, समझ में आ गई बात। देखो ये जिसकी भी है, पूरी घुमा के ऐसा कंफ्यूज बना रखा, 30 ऑफ तक कोशिश करेगा, मिल गया ठीक है, नहीं तो फिर दैट्स ओके, उन्हें कंप्लीट कर देगा वो। लेकिन आपकी सारे रूट की मालूम हो गई कि मैक्सिमम जो राउटर है 10 से 11 राउटर के पीछे। मोहित पांडे, अरे मयंक आपका बताओ। मोहित आपने क्या बोला, चल इसी में देख देते हैं, ट्रेस RT www, HTTPS यूज नहीं करते, इस कमांड को जब चेक करना होता है तो सिर्फ GK क्या GP कोट द्वार DWR.org.in। यस, आपका भी आ गया फटाफट, शुरू के 4 तो हमारे इंटरनल हो गए। अब इसके आगे देखते हैं, BSNL की सिक्योरिटी 5th नंबर पे है और 6ठे नंबर पे देखते हैं। अब तो आप लोग खुद भी ढूंढ सकते हो। हाँ तो मयंक अपना भी वेबसाइट का IP एड्रेस चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये भी मिल गया, ये आपका दिल्ली का है, MTNL का है, विदेश संचार निगम, दैट इज द पार्ट ऑफ MTNL इन द दिल्ली। इस रूट में चला गया, यानी कि आपने विदेश संचार निगम से लिया हुआ। क्या नंबर है, 100-101 है। ठीक है, ठीक है, ये जिसकी भी थी वेबसाइट, किसकी थी, ये सिक्योर है, ये इतना आसान नहीं है। सर मेरी थी, हाँ, अनुभव। हाँ ये थोड़ा सा आपका मतलब वो है, सिक्योरिटी है इस पे ज्यादा, इसलिए आसानी से वो हैक नहीं होगा। सबसे आसान है ये जो भी आपका ये था, जो रुड़की वाला। ठीक है,
तो इसमें एक और खुला, तो एक और चेक कर लेते हैं, लगे हाथ फिर हम लोग कल मिलेंगे। प्रेस आरटी ये किसका है ये? दीजिए सर। हाँ, कौन सा आईडी? ये किसका है ये? मेरे कॉलेज का साइट बंद कर दीजिए सर। हमारी बंद कर दूं? चलने तो क्या नहीं सर, वेबसाइट ही बंद कर, वेबसाइट ही बंद कर दीजिए सर। अच्छा, वेबसाइट बंद कर दूं? बदला चुकाना है? क्यों भाई, क्या नाराजगी यस हो सर। गई? नाराजगी क्या हो गई? ये तो काम तो खुद करो यार, इतना बता दिया। जेनाई इंडिया डॉट सर द्रोणाचार्य, फाइन लगते फाइन लगता है? तो रहता है ना सर। इसको डीआर साइट भी तो बना रखी होगी, ये इतना आसान नहीं है, इतना समझ रहे हो? मैं बंद कर दूंगा ये तो बंद हो जाएगा, लेकिन बाकी सारे डीआर साइट भी होती हैं। डीआर साइट मालूम है क्या बोलते हैं? डिजास्टर रिकवरी। अगर आपकी साइट किसी वजह से बंद हो जाए, हैक हो जाए, तो उसका एक अल्टरनेट पार्ट किसी और लोकेशन में जिस आईएसपी से लिया जाता है उसके पास रिस्टोर होता है। समझ में आई कि नहीं है ये बात मेरी? तो तुम समझ रहे हो इतना आसान है कि 4 चीज सीख लेंगे, 5वां चीज में पकड़ जाओगे भाई, इतना आसान नहीं है। और तुम तो जाओगे सबसे पहले, मैं जाऊंगा। ठीक है, आ गया भाई ये तो ये सारी वेबसाइट्स के लिए होता है? सभी के लिए होता है। ओके सर। ये तो ओपन जो मेन, जो क्योंकि जो वेबसाइट पब्लिक डोमेन में है उसकी आईपी एड्रेस पब्लिक डोमेन में सबको पता होती है, क्योंकि ओपन पब्लिक है ना, तो उसको छिपा नहीं सकते। हाँ, रूट वहां तक पहुंचने के लिए उस पर क्या सिक्योरिटी इनबिल्ट है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है जिनकी वेबसाइटें होती हैं। देखिए आप वाले में, ये आप में है, ये तो बीएसएनएल का रोक है, लेकिन आप में कहीं भी रोक नहीं लगा हुआ है, देखते जाइए। ये आप ही की वेबसाइट, यस सर, मतलब हैक कर सकते हैं इसको? हाँ, कहीं भी रोक नहीं लगी है और आसान से आपको तोड़ सकता है कोई भी। लेकिन ये है कि आपके कॉलेज के अंदर ही इन्होंने बहुत सारे वो किए हुए हैं, और वो किए मतलब कई राउटिंग अलग अलग घुमा के लाए, सीधा नहीं लाए। कई इनके कई आईपी एड्रेस, ये कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, 1299.ntt से लिया हुआ है आईपी। ये भी, ये किसी अथोराइज उससे नहीं खरीदा है, मतलब होता ना, से आप साक्षी आप हो तो आपने एक पूल खरीद लिया 1000 का, ठीक है, और मैंने आपसे खरीद लिया, तो ये मीडिएटर से खरीदा गया, डायरेक्ट नहीं खरीदा गया एसपी से। ओके सर। इसमें लिखा है 1299.net, ये कोई मीडिएटर है, अथोराइज होगा ही भी, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है। मेरे ख्याल से डायरेक्ट लेना ज्यादा बेहतर रहता है। ये एयरटेल का है, एयरटेल से इसने जिसने भी लिया वो एयरटेल से लिया, दिख रहा है ना यहाँ पे, एयरटेल इंडिया से, फिर उससे लिया, फिर उसके बाद आपने लिया अपने। ठीक है, एकांश ने कुछ डाला है, क्या डाला एकांश, क्या है ये? सर कमांड है मेरे वेबसाइट का, तो इसमें काफी सारा स्टार 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 है, अभी तक 23 लाइन तक ही गया है। और उसके आगे जिन्हें 30 लाइन तक जाएगा, सिक्योरिटी है, डोंट वरी, 30 लाइन तक जाएगा। 30 लाइन से पहले अगर जैसे ये है ना, ये वाली देखो, ऐसे ये है ना आपका, ये ऊपर देखो, मैं स्क्रीन पे देखो, इनका डाटा आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है ना, आप कह रहे हो? यस सर। हाँ, वो इसलिए आ रहा है कि सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड है ना। ओके सर। ये होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे ये है। एक एक रास्ते का जानकारी है, ये तो मेरे घर का है, मैं तोड़ दूंगा जिस दिन चाहूंगा। ठीक है, अब मुझे एक एक रास्ते की जानकारी है, किस किस पोर्ट पे जा रहा हूँ, हर एक पोर्ट पे मैं अपनी मॉनिटरिंग बैठा दूंगा, जो लोग भी करेंगे उस डाटा से मैं सारा किडनैप कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, आपको ऑथराइज्ड है कि आप किसी का भी मतलब ऐसा वेबसाइट तोड़ सकते हो? उसके लिए ऑथराइज सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, एथिकल हैकिंग जो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ओके अगर सर। अभी मैं करूंगा तो अनऑथराइज तरीके से करूंगा, नॉलेज रखना और यूज करना है। ठीक है ना, जैसे हमारे आपके स्टूडेंट आते हैं ना, सर्वे सिखा दो, मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, मैं ना मैं ऑथराइज हूँ ना तुम ऑथराइज हो, दोनों ही नहीं है। इलीगल काम करोगे, मैं सर्टिफिकेट दूंगा, तुम भी जेल जाओगे, मैं भी जेल जाऊंगा। हाँ, जब इथिकल हैकिंग के नाम से आओगे और मैं इथिकल हैकिंग एज इंस्ट्रक्टर होऊंगा, तो उसमें मेरी रोल अलग हो जाएंगे, तब उस समय मैं अलग सिखा सकता हूँ, तब अलग कंडीशन हो जाती है। उस समय पूरा जानकारी होती है कि हमने किसको क्या नॉलेज दिया, क्या सिखाया, दैट्स हो गया। ठीक है, चलिए, होपफुली कि आपको नेटवर्क का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। नेटवर्किंग इज ओवर, नाउ सिक्योरिटी एंड सम एप्लीकेशन। तो कल हम लोग डिजिटल फोन के बारे में बात करेंगे, कि जैसे होटल्स हैं, अभी मैं बोला ना बहुत सारे लोगों की जॉब लगी पिछले कोविड के बाद में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया के अंदर भी एक लगी। तो होटल्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ सारे कमरों में अब टेलीफोन और इंटरनेट दिया जा रहा है,
तो आप कल का जो सेशन है बहुत छोटा सेशन है, लेकिन उसको तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, उसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हो। और उसके बाद सिक्योरिटी के 2 सेशन रहेंगे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जिसमें अभी आप बात कर रहे थे, जिसमें 2 एग्जाम्पल हैं आपके। एक तो अभी कश्मीर और किसान आंदोलन, जिसमें हमने पूरे एरिया का सारा कम्युनिकेशन बंद कर दिया था। दूसरा अभी एक चाइना के बहुत सारे साइटें हमारे यहाँ नहीं खुलती, तो ये दोनों हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर डे आफ्टर टुमारो करेंगे। फ्राइडे तक मैं पूरा कर दूंगा, इस बार इस फ्राइडे को छुट्टी नहीं है, पूरे फ्राइडे तक सारा कुछ कंप्लीट कर दूंगा। और जिनका टाइम पीरियड पूरा हो गया वो लोग भी प्रिपेयर पड़े, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कल तक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ऑलरेडी मैंने जनरेट कर दिए हैं। हाँ जी, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ किसी का ओटीपी ना रह गया हो, तो अगर कोई कंफर्मेशन मेल नहीं आया हो आपके पास में तो प्लीज मुझे बता दे, नहीं तो फिर आप कहोगे सर्टिफिकेट मेरे को नहीं मिला। अगर मेल आया तो यू आर निश्चिंत। ओके, ठीक है, थैंक यू अगेन, सी यू ऑल टुमारो, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल, मैं दोबारा से भेजूंगा अध्यादेश, पहले भेज रखा है, एक बार और भेजता हूँ, ठीक है, थैंक यू। ग्रुप में आप मैसेज लिख दिया करिए, अगर पीपीटी है, मटेरियल है तो यू राइट डाउन, क्योंकि मेरे पूरे दिन कुछ ना कुछ रहता है तो दिमाग में उतना ध्यान नहीं रहता, ठीक है, चलिए।